जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैडेट्स, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। जय हिंद बेटा। जय हिंद। मेरा वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? अभी बता दो, वो क्लास नहीं आ रही, नहीं आ गई यार, क्लास थोड़ी सी लेट है ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। हाँ बेटा, वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है, प्लीज एक बार कंफर्म कर दो इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। हाँ बेटा, मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने 13 तारीख को एग्जाम दिया। कैसा गया पेपर 13 तारीख के एग्जाम देने वालों का? पहले मुझे ये बताओ, फिर अपन आगे बात करने वाले, ठीक है? पर अपन मुझे एक बात बताओ, 13 तारीख को जिन्होंने एग्जाम दिया उनका पेपर कैसा गया? कैसा गया पेपर? कैसा गया पेपर? कैसा गया पेपर? पहले बता दो, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। चीजें तो पढ़ना ही अपने को, बट उसके आगे अपन बात करेंगे। पर पहले बात बताओ, अब 13 तारीख को एग्जाम दिया था किसी ने? आप में से किसी ने? बाकी मुझे पता है आप लोग आगे वाला एग्जाम देने वाले हो, पर आप में से पहले किसी ने 13 तारीख को एग्जाम दिया? बढ़िया गया 13 तारीख का एग्जाम? नॉट गुड, अच्छा नहीं गया? मस्त गया? ओके चलो, मैथ्स क्लियर हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, अच्छा। क्यों सर मैथ्स? अच्छा, ठीक है। बहुत खराब आए, अच्छा गया? अरे यार, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अच्छा गया तो ठीक है, अच्छा गया। वो एसएसबी की तैयारी करना, एसएसबी की तैयारी के लिए अपना ग्रुप है इसी ग्रुप के ऊपर अपन बहुत जल्दी से एसएसबी के सेशन स्टार्ट करवाऊंगा मैं, थोड़ा डिटेल में ही बात करेंगे यहाँ पर। अब जिनका अच्छा नहीं गया, व्हाट्स योर सेकंड प्लान? सेकंड प्लान क्या है? जिनका अच्छा नहीं गया उनका सेकंड प्लान क्या है? अभी सेकंड प्लान क्या चल रहा है? अच्छे से एनडी की तैयारी करनी है या अभी वही चीज करनी है अपने को? सेकंड प्लान क्या क्या सोचा है दिमाग में? व्हाट यू थॉट अबाउट, व्हाट इज योर सेकंड प्लान? सेकंड प्लान क्या है मेरे को ये बताओ। देखो, मेरे को बड़ा टेंशन होता है तुम लोगों को, आप लोग समझते नहीं हो। मैं तुमको, देखो मैं है ना, मतलब एज ए फैकल्टी और एज ए गुरु छोड़ दो, एज ए दोस्त की तरह मेरे को ट्रीट करो। मैं इंटरनल चीजें तुमको बोल रहा हूँ बेटा, बाहर बहुत कंपटीशन है। देर आर लॉट ऑफ कंपटीशन आउटसाइड, बाहर बहुत 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 कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। समझो मेरी इस बात को, चीजों को ग्रांटेड मत लो, मत लो, मत लो। मैं फिर से बोल रहा हूं, मत लो चीजों को ग्रांटेड, मत लो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रांटेड मत लेना मेरे बच्चे, चीजों को मत लो ग्रांटेड। अब ग्रांटेड कौन है भाई साहब ये सुसाइड वाला? इतने कमजोर है हम कि सुसाइड कर लेंगे, खार से जीवन। भाई साहब, हम लोग उस क्लेन से बिलोंग करते हैं ना, अपन भारत के लोग हैं, ठीक है? सुसाइड क्या होता है? ये कायर लोग करते हैं सारी चीजें। सुसाइड कर लिया, दैट मीन्स द गिव अप। इधर तो हाथ काट दो, दोनों पांव काट दो, जब तक जान है तब तक गिव अप तो कर ही नहीं सकते। हम लोग उन चीजों से बिलोंग करते हैं। तो ये फालतू की बात मेरे सामने मत करो कि सुसाइड हो रही है, बोले सारी चीजें, चीजें मत बोलो यार, ये मजा नहीं आता। ये कमजोर आदमी की निशानी सुसाइड। भाई देखो, सीधी बात है, मतलब मेरे से जब तक तुम मेरी आत्मा निकाल नहीं लोगे तब तक मैं गिव अप नहीं कर सकता। दैट इज द थिंग। समझते हो ना इस चीज को? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे से मेरी अंदर की आत्मा निकाल लो, उसके बाद ही मैं गिव अप कर सकता हूं, उससे पहले तो मैं गिव अप नहीं कर पाऊंगा। दैट इज द थिंग। ये अपने दिमाग में यहां भर के रखना हमेशा। यहां मैं फिर बोल रहा हूं, यहां जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा, तुम मेरे को मार सकते हो, मेरे शरीर को काट सकते हो, पर तुम मेरे आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को झुका नहीं सकते। दैट इज द थिंग। तो ये सिर्फ फालतू बात मेरे सामने मत करो, सुसाइड और ये है ना, ये बच्चे की बातें है ना, बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हो, ये कायर लोग करते हैं, ठीक है? और अगर इसी माइंडसेट के साथ फौज में जाना है तो फौज में जरूरत नहीं तुम्हारी। सीधी बात में करूं, फोर्सेस डजंट वांट दैट काइंड ऑफ पीपल थॉट अबाउट दिस सुसाइड। 12वीं के बाद एक एग्जाम के बाद बोले, अरे भैया व्हाट इज दिस? फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। तुम, मैंने मैकडोनल्ड्स के अंदर बर्गर बेचे हैं। तुमको लग रहा होगा सर आप ऐसी बात इसलिए बता रहे हो ताकि हम मोटिवेट हो जाए, इसलिए झूठ झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, मैंने मैकडोनल्ड्स में बर्गर बेचे, और वो भी आफ्टर नेवी की बात कर रहा हूं मैं, आफ्टर नेवी। बिकॉज दिमाग काम नहीं करता था, सर पे चोट लगी थी, कोई नौकरी नहीं दे रहा था। आई सेल द बर्गर्स ऑन द मैकडोनल्ड्स। 3,000 रुपए मिलते थे महीने के। 12 किलोमीटर साइकिल से जाता था एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, महीने भर के 350 रुपए मिलते थे मेरे को। तो ये गिव अप वाली बात है ना, ये मेरे सामने किया मत करो। आई डोंट वांट दैट गिव अप, और ये सारी चीजें मेरे सामने मत किया करो, ठीक है? ये फालतू बात करना मत नेक्स्ट टाइम से मेरे सामने। मर जाना, कुछ भी कर जाना, बट ये जो गिव अप करने वाली चीज है ना, इसको दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दो। अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करो, दिन ब दिन बेटर बनाओ। ये चीजें मत करो, फालतू बात मेरे सामने मत किया करो, ठीक है? गिव अप कर देंगे सर हम तो, ऐसे कैसे गिव अप कर देंगे? ऐसे कैसे कर देंगे गिव अप? फालतू गिव अप नहीं करना, हट। तो थोड़ी होता है। चलो आगे बात करते हैं। हाँ, अब देखो, अपन बात करें पढ़ाई की। देखो, अब एनडी अपना दूसरा प्लान कुछ नहीं है भैया, सीधी बात है। एनडी ज्वाइन करना है, एनडी ज्वाइन करना है, सीधी बात है। दैट इज द फर्स्ट प्लान। अब अपने पास अटेम्प्ट है कौन सा? सितंबर वाला। कौन सा अटेम्प्ट है? अभी अटेम्प्ट बचा है अपने पास सितंबर वाला। सितंबर वाले अटेम्प्ट के अंदर क्या चीजें याद रखनी? देखो, दो चीजें याद रखो। इस अटेम्प्ट से क्या चीजें, इस अटेम्प्ट से जो चीज दिमाग में आ रही मेरे, मैं तुमको बताऊं। इस बार क्या हुआ, पेपर मैथ्स का इजी है। मैथ्स का मेरे राज सर से बात हुई बहुत अच्छे से, मैथ्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं था।
मैथ्स कैसा गया, मैथ्स जो है वो इजी से मॉडरेट की तरफ गया। अब देखो याद रखना, जब भी मैथ्स का पेपर तुम करो ना, तो कैसे करना है, 40-40-40 का रेशो अपनाना है, 40-40-40 ये वाला रेशो अपनाना है। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। शुरू से पहले 40 करो, उसके बाद इधर के 40 करो, बीच के 40 कर लो, बिकॉज बीच में क्वेश्चन कई बार डिफिकल्ट होता है। तो मैथ्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट नहीं जाएगा, मैथ्स इजी आ रहा है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, इंग्लिश का पैटर्न बदला है, बदला है कि नहीं? हाँ बदला है। इंग्लिश का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ, लिटिल बिट, ज्यादा चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ है। कंफ्यूज हो सकते हो इंग्लिश में, इंग्लिश पे मेहनत करना दैट इज इंपॉर्टेंट, इंग्लिश पे मेहनत करना जरूरी है। उसके बाद अगर अपन बात करें जीएटी, जीएटी आसान था, जितने बच्चों का निकला है ना एनडीए निकलता है वो जीएटी की वजह से निकल रहा है। जीएटी मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट्स के बारे में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप देखो आपका पीसीएम पीसीबी तो है ही सही, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, बट उसके बाद आपका करंट अफेयर्स यहां पर बच्चों ने फोड़ दिया, बिकॉज एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, यहां से नंबर खींच के लेके बच्चे। इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई करो, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, करना जरूरी है ना, ये पढ़ना जरूरी है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? दिस इज द माइंड सेट, मेरे को ये करना है, ये करना है, और मैं आगे एग्जाम निकाल दूंगा। अब हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में, मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। अभी शॉर्ट्स वॉट्स देखो, मेरे को मेरी आदत नहीं है कि मैं बोल के बताऊं क्या सारी चीजें वो सारी चीजें, पर जितने जो बच्चे पढ़ा है उनको पता है हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे अपनी क्लासेस से आए थे, मतलब लास्ट फीस से क्वेश्चन आ गए। हिस्ट्री के 80% क्वेश्चन तो लास्ट फीस से आ गए थे, क्लासेस से आ गए थे, तो वो उसकी लोड मत लेना। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस वो तो अपन सब कर लेंगे, 20 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं 80 नंबर का लोड मत लेना, वो तो 80 नंबर बनवा के लूंगा मैं तुम्हारे, तो उसका बहुत सोचना मत ज्यादा। बट याद रखना ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं लूंगा बेटा एसएसबी की क्लासेस, आई विल लू। हिस्ट्री टफ था ना? बहुत इजी था हिस्ट्री तो। कहां से टफ था? जो बच्चा पढ़ के गया सारे क्वेश्चन बना के गया, सारे लेक्चर्स बना के गया, ऐसे थोड़ी था। वो देखो कुशाण कीपर पूजा ऑल द बेस्ट, भाई तेरा ऑल द बेस्ट ले ले पहले। 20 को हाँ मैं लखनऊ आऊंगा, आई विल कम टू लखनऊ, मैं लखनऊ आने वाला हूँ 22 को, मिलते हैं फिर लखनऊ सेंटर के अंदर, डीडब्ल्यू सेट है तो। चलो अपन स्टार्ट करें बच्चा, अब अपन टॉपिक पे पढ़ाई कर ले, नहीं तो फिर फोन आ जाएगा मेरे को, सर पढ़ा दो। चलिए स्टार्ट करें, चलो चलो स्टार्ट करें। 310, हाँ देखो कट ऑफ बता दो मैं, कट ऑफ इस बार 290 से लेके 310 के बीच में ही जाएगा, ये देख लेना, दैट शुड बी द कट ऑफ, ये कट ऑफ जाएगा इस बार के एनडीए का। बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, 310 से 290 से 310 के बीच में ही जाने वाला है। जिसके भी इसके बीच में आ रहे हैं अपनी एसएसबी की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। बट अगर 350 प्लस अगर तुम्हारे आ रहे हैं दैट इज द गुड स्कोर, जिसके बारे में हमेशा मैं कहता हूं। गर्ल्स के लिए 360 अच्छा स्कोर होगा, बिकॉज लड़कियों की सीट कम रहती तो कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाएगा गर्ल्स का। चलो अब हम लोग किसके बारे में बात करते थे? देखो हम लोगों ने वैदिक एरा के बारे में बात करना शुरू कर दी थी। वैदिक एरा के हम लोगों ने देखा कि सब आर्यंस भारत के अंदर आना शुरू करते, कहां से आ रहे? सेंट्रल एशिया से, दैट इज द सेंट्रल एशिया का एरिया, सेंट्रल एशिया का है। इस सेंट्रल एशिया वाले एरिया से क्या आर्यंस भारत के अंदर आना शुरू करते हैं। अब आर्यंस जो है वो भारत के अंदर आना शुरू करते हैं, और भारत के अंदर जो अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसी के आसपास आर्यंस आना जो है, इस एरिया के अंदर आना आर्यंस शुरू करते हैं। अब सवाल एक ये था, आर्यंस जब आते हैं भारत के अंदर तो आर्यंस का जो टाइम पीरियड है वो 2 पार्ट्स के अंदर अपन ने डिवाइड किया। पहला पार्ट था उसे कहा जाता है कौन सा? अर्ली ऋग्वेदिक एरा, ठीक है, ERA कर दूंगा, अर्ली ऋग्वेदिक एरा। ये कब से कब तक है? 1500 से लेके 1000 BC तक का जो एरा है दैट इज द अर्ली ऋग्वेदिक एरा। उसके बाद कौन सा आता है अपना? लेटर ऋग्वेदिक एरा, यही आएगा, लेटर आएगा, लेटर ऋग्वेदिक एरा, LRA आता है। ये कब से कब तक है? 1000 BC से लेके 600 BC तक का जो टाइम है इसे अपन लेटर ऋग्वेदिक एरा के नाम से जानते हैं। अपन ने अर्ली के बारे में बात करी, अपन लोगों ने लेटर के बारे में भी बात कर ली थी। अब लेटर ऋग्वेदिक एरा के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा कि लेटर ऋग्वेदिक एरा में कई सारे चेंजेस देखने को मिले। अच्छा कौन कौन से चेंजेस आते हैं लेटर ऋग्वेदिक एरा के अंदर? लेटर के अंदर कई सारे बदलाव आते हैं, बहुत बदलाव आते हैं लेटर के अंदर। क्या बदलाव आया पहले अपन देख लेते कि लेटर ऋग्वेदिक एरा के अंदर हो क्या रहा है ना, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी अपन ने हालांकि पढ़ लिया बेटा बहुत सारा, पर थोड़ी बहुत चीजें मैं और बता देता हूं। लेटर वैदिक एरा, ठीक है, लेटर वैदिक एरा। अब लेटर वैदिक एरा में जो मेजर चीजें हैं उसको याद रखो। देखो लेटर बात करेंगे बच्चा, अपन चिंता मत करना। लेटर वैदिक एरा के अंदर जो मेजर चीजें हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो लेटर वैदिक एरा सबसे पहले 1000 BC से लेके 600 BC तक का जो टाइम है लेटर वैदिक एरा का था। इसमें एक मेजर चेंज ये होता है कि अब इनकी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी क्या है? वो पेस्टोरल सोसाइटी नहीं रह गई। अब इनकी जो सोसाइटी है यहाँ पर लैंड बेस्ड हो गई। क्या होगी? लैंड बेस्ड। कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? जनपदा, याद आ गया? जनपदा, जनपदा का कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाता है। जो सोसाइटी दैट इज द लैंड बेस, मतलब जमीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर जो है इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। सोसाइटी पेस्टोरल नहीं, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर करना यहां पर शुरू कर दिया इन्होंने। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें आगे, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, इसके अलावा अपन अगर इसके बारे में और बात करें तो देखो यहां पर क्या की जाती है, यहां पर बलि कंपलसरी कर दी। बलि मतलब क्या? टैक्सेशन जो था बलि वो कंपलसरी कर दी। अच्छा बलि कितनी करी मुझे बताओ तो?
बलि कितनी परसेंट है बताना मुझे। बलि जो है वो टैक्सेशन कंपलसरी कर दिया, बट कितने परसेंट करा? बलि यहां पर कंपलसरी हो जाती है। राजा जो है, राजा अब यहां पर किंग इंपॉर्टेंट हो गया। राजन अब वो राजा बन गया भैया, अब राजन नहीं, अब राजन नहीं, अब राजा है। दैट मीन्स यहां पर जो है अब हायरार्की बेस्ड राजा बनना शुरू हो गया कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये चीज यहां पर आना शुरू हो गई। बिल्कुल सही बात, 1/6 टैक्सेशन है। ग्रेट, बहुत अच्छा। 1/6 अपना टैक्सेशन है। देखो सवाल यहीं से आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं इधर से आएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहां पर राजा का पावर जो है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। राजा जो है वो राजन बन चुका है, इसके बारे में अपन ने बात करा। दूसरी बात अपन ने देखा महिलाओं की कंडीशन डिक्लाइन होगी। डिक्लाइन मतलब क्या होता है बच्चा? कम हो जाएगी। क्या होगी? कम। महिलाओं की जो कंडीशन है वुमेन्स की, वो डिक्लाइन होना शुरू होगी। कैसे होगी अपन बात करेंगे इसके बारे में, बट महिलाओं की कंडीशन यहां पर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। अब देखो यही वो एरा है जब ये लोग क्या करेंगे, खेती में किसका यूज करेंगे? आयरन का। हाँ जी, आयरन। मैंने बताया था आयरन किसके बीसी के आसपास, 900 बीसी के आसपास आयरन आ जाता है। तो याद रखना यही इसी टाइम पर क्या आता है, आयरन की भी एंट्री हो जाएगी। तो इसलिए आयरन की एंट्री भी तो साहब ये खेती वेदी करना शुरू कर दी। बट अभी इसमें एक पॉइंट याद रखना बच्चा, अभी भी राजा के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, ठीक है? किंग डोंट हैव दी नो स्टैंडिंग आर्मी। अभी स्टैंडिंग आर्मी है क्या? नहीं, नो स्टैंडिंग आर्मी। अभी राजा के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं कि भैया मेरे पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं, स्टैंडिंग आर्मी नहीं। अच्छा, अब ये थोड़ा बहुत ट्रेड भी कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत कर रहे हैं। कॉमन ट्रेड है, नॉर्मल सा ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ट्रेड यहां पर कर रहे हैं। बट एक याद रखना कि अभी भी यहां पर कोई कॉइन है क्या? नहीं, नो कॉइनेज, कॉइन वाइन नहीं इनके पास। मतलब अभी आज भी कौन सा सिस्टम का यूज करते हैं? बार्टर सिस्टम का यूज कर रहे हैं। कॉइनेज वाला मामला आज भी इनके पास नहीं, कॉइन वाइन नहीं है इनके पास, बार्टर सिस्टम का यूज कर रहे हैं। इसके बाद द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एरा के बारे में अगर मैं बात करूं, लेटर ऋग्वेदिक एरा के बारे में बहुत सारी चीजें यहां पर आई है। हम लोगों ने बात करा ट्रेड कर रहे हैं, कॉइनेज नहीं है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है वर्ण सिस्टम। क्या आ गया यहां पर वर्ण सिस्टम सोसाइटी के अंदर आ चुका है। वर्ण सिस्टम मतलब जातिवाद भारत के अंदर आना शुरू हो गया। शुरुआत में क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद हमने बात करी थी वैश्य के बारे में, बात करी हमने शूद्र के बारे में, बात करी हमने ब्राह्मण के बारे में, बात करी। तो ब्राह्मण आ जाएंगे, फिर क्षत्रिय आ जाएंगे, फिर कौन आएंगे? फिर वैश्य आएंगे, फिर शूद्र आएंगे। कास्टिज्म भारत के अंदर आना धीरे धीरे शुरू हो गया है। और ऑलरेडी यहां पर हमने बात करी कि अब जो लड़ाई है वो किसके लिए होती है? द वॉर इज फॉर दी लैंड नाउ। राजा लड़ाई कर रहा है, पर लड़ाई किसके लिए कर रहा है? जमीन के लिए राजा लड़ाई करता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग याद रखिएगा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने याद है हम बहुत सारे यज्ञों के बारे में बात कर रहे थे। वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनी काइंड ऑफ। सर एनडीए में रैंक जेंडर बेस पर होती है क्या? होती है ना सोनू, बिकॉज एनडीए के अंदर क्या है कि गर्ल्स की वैकेंसीज कम है। गर्ल्स की वैकेंसीज जो है वो कम है, गर्ल्स की। हाँ बेटा, वन सिस्टम अपन पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करना, आज एक्सप्लेन करूंगा मैं। लड़कियों की वैकेंसी कम है ना बच्चा, तो जहां पर वैकेंसी कम होती है वहां पर क्या है, कट ऑफ बढ़ जाता है। देखो लड़कियों की 18-19 वैकेंसीज आती है। कितनी? 18-19 आती, ज्यादा नहीं आती। अब 18-19 वैकेंसीज के लिए बहुत सारी लड़कियां पार्टिसिपेट करती, बहुत सारी लड़कियां गर्ल्स पार्टिसिपेट करती। अब क्या होगा, सीधी बात है, जब वैकेंसी कम है लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। आई बात समझ में? चलिए स्टार्ट करें, है ना। अब देखो अपने कई सारे यज्ञों के बारे में ऑलरेडी यहां पर बात कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी 2 यज्ञों के बारे में। एक था अश्वमेध यज्ञ और इसके एक हमने बात करी थी वाजपेयी यज्ञ के बारे में, ठीक है। अब इसके अलावा अपन एक और यज्ञ के बारे में बात करते हैं, दैट यज्ञ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब देखो नाम याद रखना यज्ञ का, यज्ञ कई बार पूछ लिए जाते हैं। किसी ने सुना है इसके बारे में, राजसूरी यज्ञ के बारे में? राजसूरी यज्ञ, अगर आपने महाभारत पढ़ी है, महाभारत में आपने देखा होगा कि सम्राट युधिष्ठिर राजसूरी यज्ञ करवाते हैं। और उस राजसूरी यज्ञ के अंदर ही क्या है, वो कौन था, कौन आदमी था, मुझे एक्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा, कौन था भाई साहब जिसने श्री कृष्ण को बहुत सारी गालियां देना शुरू करी और उसके बाद श्री कृष्ण उसका वध कर देते हैं? क्या नाम था उसका, बताया कि नहीं? हाँ जी। तो ये देखो, ये वो राजसूरी यज्ञ। राजसूरी यज्ञ तब किया जाता है जब कोई राजा अपने आप को पूरी दुनिया का, कि जहां तक धरती में उसका सम्राट मैं ही हूं, ये अपने आप को डिक्लेयर कर देता है ना। तो इसी यज्ञ के अंदर शिशुपाल का वध करते प्रभु श्री कृष्ण, याद आ गया, ये वही चीज है। तो इसे राजसूरी यज्ञ कहा जाता है। इसके बाद एक यज्ञ और है यहाँ पे, ये यज्ञ काफी इंटरेस्टिंग है। ये था अग्निस्तोमा यज्ञ। इसको सुनना बेटा, इंटरेस्टिंग यज्ञ है, दैट इज द अग्निस्तोमा यज्ञ। इस यज्ञ के अंदर क्या किया जाता है, बेसिकली इस यज्ञ को तब किया जाता है जब राजा अपनी एक स्पेसिफिक इच्छा, राजा की, जब राजा की अपनी खुद की एक इच्छा है, क्या राजा की खुद की अपनी एक इच्छा है, साहब अपनी इच्छा है राजा की कि मेरे को पुत्र चाहिए या मैं ये करना चाहता हूं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यज्ञ किया जाता है। इस यज्ञ के पहले इस यज्ञ में राजा और रानी दोनों बैठेंगे। और डिटेल में जा रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि थोड़ी बहुत आप सब चीजें जानो। इस यज्ञ में राजा और रानी दोनों बैठते थे। तीसरी बात, इस यज्ञ में बैठने से पहले राजा और रानी को उपवास करना पड़ता है। हाँ, फास्ट करते हैं 7 दिनों तक। 7 दिन तक फास्ट करने के बाद इस यज्ञ के अंदर बैठा जाएगा और इस यज्ञ की अग्नि को कभी भी बुझने नहीं दिया जाता, कभी बुझने नहीं दिया जाता है। करोड़ों गाय, बहुत सारी चीजें दान दी जाती है। ये होता है अग्निस्तोमा यज्ञ। किसी स्पेसिफिक पर्पस की प्राप्ति के लिए इस यज्ञ को किया जाता है। इसके बाद एक यज्ञ, दैट इज द पुरुषमेध यज्ञ।
पुरुषमेध यज्ञ जो है, याद रखिएगा, इसके बारे में बहुत प्रमाण नहीं मिलते हैं। ये पुरुषमेध यज्ञ क्या है, इसके बारे में बहुत प्रमाण नहीं मिलते, बट याद रखना दैट इज ये भी एक तरह का यज्ञ था। तो ये कुछ यज्ञ है जो राजा करवाता है। अब लेटर वैदिक एरा के अंदर देखो, राजा के पास स्टैंडिंग आर्मी है क्या? नहीं, ऑलरेडी अपन ने बात कर ली कि नहीं साहब, इनके पास अभी भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं कि बहुत बड़ी सेना है साहब, मेरे पास ये चीज नहीं है। नहीं, बलि है, हाँ बलि है। अब बलि जो है, बलि कलेक्ट करने के लिए सीधी सी बात है, बलि ली जा रही कितनी, बलि जो टैक्सेशन है वो लिया जा रहा है 1/6, ठीक है, 1/6 बलि के रूप में लिया जा रहा है। इसे कई बार बलि, भाग, शुक्ला, कई सारे नामों से इसको पुकारा जाता है। अब ये कहा जाता है कि बलि यहां पर राजा ने कर दी कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, मतलब बलि बोल दिया देना पड़ेगा भाई। अब ऐसा नहीं कि नहीं दोगे, नहीं, देना पड़ेगा। अब राजा बोल रहा नहीं भाई साहब आप मना नहीं कर सकते, अगर मैंने बोला है कि मुझे बलि चाहिए, आई वॉन्ट दैट बलि। बलि मतलब क्या है? बलि मतलब वो नहीं कि जानवर को मार दिया, नहीं। बलि का मतलब यहां पर क्या होता है? दैट इज द टैक्सेशन, कि आपको बलि देनी ही पड़ेगी। और बलि को कलेक्ट करने के लिए यहां पर एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिसका नाम है संग्रहिता। नोट कीजिएगा, क्या है? संग्रहिता, संग्रह करने वाला, जो बलि का संग्रह करेगा, हर गांव में जाएगा, हर घर में जाएगा, बोलेगा भैया इस महीने का टैक्सेशन दो, इतना दो, इतना दो। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस ऑल पॉइंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? बलि क्लियर हो गया, टैक्सेशन क्लियर हो गया, समझ में आ गया? हाँ जी। अरे भाई साहब कौन है ये यादव साहब? बलि का बकरा? अरे नहीं यार ये वो बलि का बकरा नहीं है, टैक्स ऑफिसर है। ग्रेट। परसों एक बच्चे का इंटरव्यू लिया मैंने, उसका इंटरव्यू आएगा। ही वॉज फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का बच्चा है, उसकी रैंक शायद 116 है, कुछ 106 116, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रही। इज फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश, और ही ऑल्सो फ्रॉम द सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल का ही बंदा है वो। तो जो उसको भी, उसके साथ भी किशु, चलो छोड़ो, वो जब आएगा उसका वीडियो तभी देखना। तुम लोग जो लोड लेते हो ना फालतू का, की स्टोरी सुनना तो समझ में आएगा। ओके चलिए, अब हम लोगों ने बात करी थी कि अब हमारे यहाँ पर एक चीज होती है कि लेटर वैदिक एरा के अंदर हमारी सोसाइटी में वर्ण सिस्टम आ चुका है। वर्ण सिस्टम का मतलब क्या होता है? कास्टिज्म आ चुका है। अर्ली के अंदर हम लोगों ने क्या बात करी थी? 116। अर्ली के अंदर हम लोगों ने क्या बात करी थी? अर्ली वैदिक एरा के अंदर हमने देखा था कि व्यक्ति का जो वर्ण है वो कैसे डिसाइड किया जाता है? जन्म के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता, उसके कर्म के द्वारा डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आज अगर मान लो कि प्रथमेश सर फैकल्टी है, टीचर है, तो आगे जाके ऐसा होगा कि आगे जाके मेरा जो बच्चा होगा वो भी टीचर ही बनेगा? नहीं, ऐसा है कि नहीं? ऐसा नहीं है। ये ऐसा होगा कि तुम आगे जाके अगर तुम फौजी बनते हो तो तुम्हारा बेटा भी फौजी बनेगा? ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। बट यहां पर याद रखिएगा, यहां पर जो चीजें हैं, यहां पर सब जो है चीजें कर्म बेस्ड नहीं रह गई। अब यहां पर जितनी भी चीजें थी वो कैसी रह जाती? वो वर्ण सिस्टम का मतलब सीधा होता है कि अब जाति के आधार पर व्यक्ति का कर्म डिसाइड किया जाएगा। हाँ बता दूंगा बेटा, पहले अपन कर ले बच्चा थोड़ा सा, फिर मैं बता दूंगा कि जाति के आधार के ऊपर आप किस जाति से बिलोंग करते हैं आप वही काम करेंगे। और इसीलिए आप देखोगे कि 4 फोल्डेड वर्ण सिस्टम यहां पर कर दिया गया। ऋग्वेद के अंदर याद रखना, ऋग्वेद का एक पुरुष सूक्त है, ये पूछा गया एग्जाम के अंदर। ऋग्वेद के अंदर एक पुरुष सूक्त, ऋग्वेद का ही पार्ट है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त के अंदर ये जो श्लोक है, ये श्लोक जो है ये वर्ण सिस्टम के बारे में बात करता है। याद रखना, पुरुष सूक्त, ये इस पॉइंट का नाम याद रखना बच्चा, दैट इज ए पुरुष सूक्त। ऋग्वेद का एक पार्ट है पुरुष सूक्त। ऋग्वेद को रेफर करती हुई कई सारी किताब हैं, उसी में किताब है पुरुष सूक्त। ये सवाल पूछा गया, पुरुष सूक्त के अंदर एक श्लोक है, इस श्लोक में सबसे पहली बार वर्ण सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। और ये पता लगता है कि समाज जो है अब कास्टिज्म के अंदर, वर्ण के अंदर विभाजित हो चुका है। कैसे? क्या लिखा है यहां पर? ब्राह्मणस्य मुख्यमस्ति मुखामस्ति राजन्य कृत उरु तदस्य यदस्य पद याग शुद्रो अजायंत। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा मतलब है, इन्होंने कहा है श्लोक के अंदर कि अगर हम सोसाइटी के बारे में बात करें तो सोसाइटी के अंदर जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ है। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ है। जो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ है वो है ब्राह्मण। जो ब्रह्मा जी की भुजाओं से पैदा हुआ है वो है क्षत्रिय। जो ब्रह्मा जी के उदर से पैदा हुआ, उदर मतलब क्या होता है बता? उरु, उरु मतलब पेट, जो पेट से पैदा हुआ है वो कौन है? वो है वैश्य। और जो ब्रह्मा जी के पांव से पैदा हुआ है वो कौन है? वो है शूद्र। क्लियरली यहां पर कहा गया, क्लियरली यहां पर कहा गया। अब देखो यहां पर लोग इसको कई बार नेगेटिव भी लेते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? वास्तविकता में इसका मतलब क्या है? देखो वास्तविकता में इसका मतलब है कि अगर ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का कर्तव्य है कि भौरे भारत के समाज में जहां जहां पर भी वो जाता है, ब्राह्मण का कर्तव्य यहां पर एक है कि वेदों का ज्ञान लोगों को देना। वास्तविकता में धर्म क्या है? धर्म का ज्ञान लोगों को देना। और ब्राह्मण केवल और केवल अपने मुख से जो भी चीजें कहता है उसको कमाने, अगर ब्राह्मण को अपने जीवन का यापन करना है वो केवल दान और दक्षिणा से कर सकता है। दैट इज याद रखिएगा।
या ब्राह्मण जो है वो केवल दान और दक्षिणा से ही चीज कर सकता है क्या? दान और दक्षिणा से उसको जो मिलेगा वही चीज वो करेगा। ब्राह्मण अलग से काम करके पैसा नहीं कमा सकता। ब्राह्मण को दान दक्षिणा से जो मिल रहा है ब्राह्मण वही चीज करेगा। अच्छा, ब्राह्मण कितने घरों से दान मांग सकते हैं? ब्राह्मण के पास कितने क्या अधिकार है? ब्राह्मण कितने घर से दान मांग सकता है? ऐसा नहीं होता बच्चा कि ब्राह्मण हर घर से दान मांगेगा, भिक्षाम देही, भिक्षा दे दीजिए मुझे। ये ब्राह्मण हर घर से नहीं मांगता है। ब्राह्मण कितने घर से दान मांग सकता था? बताना, जिसको नहीं पता है तो फिर बताना कहां से था। अब इसके बाद बोला क्षत्रिय का काम है समाज की सुरक्षा करना, भगवान की भुजाओं से निकला है। अब राजा अब क्या करेगा? समाज की सुरक्षा करेगा, वॉर लड़ेगा। ये चीजें याद रखना, वॉर लड़ेगा, चीजें करेगा, दैट इज ये क्षत्रिय का काम यहां पर होता है। उसके बाद वैश्य का काम यहां पर है। वैश्य बेसिकली क्या है? ये मर्चेंट एंड लैंडलॉर्ड्स, मतलब बिजनेसमैन जितने भी होंगे वो होंगे वैश्य, मतलब व्यापार करने का जो अधिकार है, याद रखिएगा, ट्रेड ट्रेड करने का जो अधिकार वो ब्राह्मण और क्षत्रिय को नहीं है। ट्रेड करने का जो अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार जो है वो केवल और केवल वैश्य को देकर रखा है। वैश्य याद रखिएगा, उनके पास ही केवल व्यापार करने का अधिकार है। हर कोई व्यापार नहीं कर सकता कि तुम और मैं व्यापार कर रहे हैं, कि कोई ब्राह्मण व्यापार कर रहा है, ब्राह्मण व्यापार नहीं कर सकता। व्यापार करवाने का या करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल किसके पास है? वो केवल और केवल वैश्य के पास होता है। वैश्य कौन है बेटा? व्यापारी। याद रखिएगा, आई बात समझ में? हाँ जी। अब इसके बाद हम बात करें शूद्र की, तो शूद्र क्या करेंगे? शूद्र के अंदर किसान भी शूद्र में आते थे, सर्वेंट्स भी शूद्र के अंदर आएंगे, और कॉमनर जो कॉमन लोग हैं वो भी शूद्र के अंदर आते हैं। अब शूद्र जो है वो समाज का सबसे स्तंभ कहा गया। ये कहा गया कि अगर हम इस कास्ट सिस्टम को शरीर माने तो शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है? पांव है। अगर पांव नहीं तो शरीर खड़ा नहीं रह सकता। शूद्र को समाज का स्तंभ माना गया था कि शूद्र जो है वो इन 3 वर्णों की सेवा तो मैं नहीं बोलूंगा, बट इन 3 वर्णों के लिए काम करेगा, और इन 3 वर्णों के ऊपर समाज को चलाने का जो काम है, सोसाइटी को चलाने का जो काम है, वो कहीं ना कहीं शूद्र के ऊपर था। तो याद रखना, सवाल यहां पर यह आता है कि जो वर्ण सिस्टम के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो याद रखिएगा मिलती पुरुष सूक्त से। पुरुष सूक्त किसका भाग है? ऋग्वेद का भाग है, और यहां से वर्ण सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रखना, यहां से वर्ण सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा? यहां पर इस समय में जब ये वर्ण सिस्टम आ गया है तो समाज बड़ा कठोर हो चुका है। सोसाइटी बिकेम वेरी रिजिड। अब रिजिड क्यों, कठोर क्यों हो चुका है? बोले वेद का पाठ कौन करेगा? केवल ब्राह्मण करेंगे। केवल ब्राह्मण वेद का पाठ कर सकता, कोई और मेरा वेद का पाठ कर सकता है? वेद पुराण का नहीं। बोले कोई और वेद पुराण का पाठ नहीं कर सकता, केवल ब्राह्मण जो है वो वेद पुराण का पाठ करेगा। नंबर 1 चीज यहां पर कर दी। सैक्रिफाइस का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गया। दान दक्षिणा, एक नया कॉन्सेप्ट आता है दक्षिणा का, कि भैया अगर आपके घर पर कोई ब्राह्मण आ रहा है आपको उसको दक्षिणा देनी पड़ेगी। दक्षिणा का कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया। इससे पहले दक्षिणा का कॉन्सेप्ट नहीं था, यहां पर दक्षिणा का कॉन्सेप्ट आ रहा है। दूसरी बात, केवल और केवल ब्राह्मण को ही अधिकार है क्या करने का? वेद पुराण का पाठ करने का। बाकी लोग नहीं कर सकते। बाकी लोग कर सकते क्या? नहीं कर सकते। ये चीज इसी टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती और लोग इससे नाराज भी हैं। लोग बोल रहे यार ये तो गलत है, हम क्यों नहीं कर सकते? और इसीलिए देखेंगे समाज के अंदर कुछ नए धर्म का उदय होना शुरू हो जाएगा। जैनिज्म, बौद्धिज्म, बहुत सारे नए संप्रदाय आना शुरू हो जाएंगे। बट हमको ये समझना है कि यहां पर इस एरिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये हो रही कि लोग इस सैक्रिफाइस से खुश नहीं है। बिकॉज ऑफ सैक्रिफाइस, दान दक्षिणा, इसके बारे में बात की जा रही है। अब यहां पर एक नई चीज होती है, आपको याद होगा मैंने एक संस्कार के बारे में बात करी थी, याद है आपको? उपनयन संस्कार। पता है किसी को व्हाट इज उपनयन संस्कार? कौन बताएगा? किसको याद है उपनयन संस्कार? किसको पता है? बाकी तो मैंने बता ही दिया भैया, सैक्रिफाइस इंक्रीज हो गए हैं, है ना। क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय से ज्यादा पावरफुल ब्राह्मण्स है। ब्राह्मण्स की बात मतलब भगवान की बात इस तरीके से मानी जाती, इतना पावरफुल हो चुके हैं इस टाइम पर ब्राह्मण्स कि जो ब्राह्मण ने बोल दिया वही चीज होगी, इसके अलावा कोई नहीं होगा। अच्छा, क्या होता है बेटा उपनयन संस्कार? उपनयन, बिल्कुल देखिए उपनयन संस्कार क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ उपनयन संस्कार? बिल्कुल एक गुरु और शिष्य के बीच की जो परंपरा है, जैसे मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरे शिष्य हो। अब उपनयन संस्कार के अंदर क्या किया जाता है? जब गुरु और शिष्य, जैसे मान लो अब तुमने भैया करा कि हमको प्रथमेश्वर से पढ़ना है, अब मैं तुमको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा और तुम मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करोगे, तो उसके लिए एक संस्कार किया जाता है, वही उपनयन संस्कार। और उपनयन संस्कार के अंदर कहा जाता है कि अब तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे। जब भी मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगूंगा तुम मुझसे गुरु दक्षिणा दोगे। तुमको भी देनी है मेरे को गुरु दक्षिणा? देनी है कि नहीं? हाँ देनी है। दोगे कि नहीं दोगे? पैसा नहीं चाहिए मेरे को तुमसे गुरु दक्षिणा के अंदर, डोंट वरी। मनी वनी ये चीजें मेरे को नहीं चाहिए। जब समय आएगा तो मांगूंगा गुरु दक्षिणा, ठीक है? ओके, तो याद रखना ये चीज है कि गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी आपको। ये संस्कार जो किसी गुरु को शिष्य को अपनाने से पहले जो रिचुअल होता है, दैट इज उपनयन संस्कार। अब इस टाइम पर क्या होगा कि उपनयन संस्कार महिलाओं का नहीं होगा, नहीं, महिलाओं का उपनयन संस्कार यहां पर नहीं होता था। याद रखिएगा, महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज महिलाओं के पास ये अधिकार नहीं था, ठीक है? याद रखिएगा। अब यहां पर देखो
विवाह भी हो जाएंगे, कई तरह के विवाह यहाँ पर होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखो कई सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ गोत्र का। गोत्र का कॉन्सेप्ट क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ गोत्र? गोत्र का कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं नहीं, देखो गुरु दक्षिणा मेरे को मैं खुशी से नहीं, पैसे वैसे नहीं मांगूंगा। गुरु दक्षिणा के तौर पर अगर मेरे को कुछ देना चाहते हो ना, तो तुम अगर अपने आप को कहीं देखो, जब तुम एक ऑफिसर बन जाओ या ऑफिसर नहीं भी बनो और जीवन के किसी अच्छे दौर के अंदर हो, किसी अच्छी दौर के अंदर तुम हो, या तुम्हारे पास पैसा है, किसी अच्छी नौकरी के अंदर हो, तुमको जब भी तुम किसी बच्चे के अंदर दिख जाओ ना, कि वो बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, जिसके पास बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, जिसकी कंडीशन बड़ी खराब है, जो बहुत मतलब बेचारा जो परेशान बच्चा है, जैसे आज तुम हो वैसे ही उसकी मदद कर देना, दैट इज माई गुरु दक्षिणा, है ना? ये है ना? चलिए ठीक, ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गोत्र के बारे में। गोत्र क्या होता है समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोत्र? गोत्र का कॉन्सेप्ट आज भी चलता है। जब आप किसी यज्ञ के अंदर बैठते हो, आपने देखा होगा पंडित जी बोलते भैया गोत्र क्या है तुम्हारी, तुम अपनी गोत्र बता दो कि साहब मेरी गोत्र जो है गोस्वामी है, या मेरी गोत्र अच्युत है, जो भी है आपकी गोत्र आपको बताना पड़ती। अब देखो गोत्र वास्तविकता में क्या था कि पहले के जमाने में, जब अपना ऋग्वेदिक एरा की बात कर रहा हूं मैं, लेटर ऋग्वेदिक एरा की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर क्या होता था कि ये तो ट्राइब्स, आर्यंस के ट्राइब्स होते थे। ट्राइब के लोग क्या करते थे, एक ही जगह पर अपनी गाय को बांधते थे। या एक ही जगह पर ये ट्राइब्स के लोग अपनी गाय को बांधते थे। मान लो ये आर्यंस का एक पूरा ट्राइब है। अब इस ट्राइब के अंदर क्या है, कई सारे रिलेटिव्स भी हैं कि भैया ये मामा का घर है, ये मौसी का घर है, ये चाचा का घर है, या दादा का घर है। अब ये सारे लोग अपनी गाय को एक जगह पर बांधते थे। एक ही जगह पर इन सारे लोगों ने अपनी गाय बांध दी कि भैया मामा ने भी अपनी गाय यहाँ पर बांध दी, चाचा जी ने भी यहाँ पर बांध दी, मौसी ने भी यहाँ पर बांध दी, बुआ ने भी यहाँ पर बांध दी। सबके परिवार की गाय एक जगह पर बंधी होती थी, और यहीं से इस जगह को कहा जाता था गोत्रा। या जहां पर सबकी गायें को बांधा जाता, दैट इज द गोत्र, इससे गोत्र कहा जाता है। अब इसलिए आज क्या कहते हैं ना कि एक गोत्र में विवाह नहीं होता है। सुना होगा आपने कि भैया सेम गोत्र है आप शादी नहीं कर सकते। ब्राह्मण्स में चीज होती है कि सेम गोत्र के अंदर आप शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते पता है? बिकॉज आप एक ही परिवार के लोग हो। आप सबकी गाय यहां पर बनती थी, तो आपका फैमिली ट्री है कि आप एक ही परिवार के लोग हो। हाँ जी, आगे जाके आप भले अलग हो गए, पर आप एक ही फैमिली के लोग हो। दैट इज द रीजन कि एक गोत्र में शादी नहीं होती। समझ में आ गया? एक गोत्र में शादी इसलिए नहीं होती, दैट इज द रीजन बिकॉज आप एक ही परिवार के थे, आप कभी एक साथ ही रहते थे। तो ये कॉन्सेप्ट देखो तब से अब तक चला आ रहा है हिंदुइज्म के अंदर, दैट इज द गोत्रा। तो गोत्र का कॉन्सेप्ट भी यहां पर आया है। इसके बाद आप देखो फोर फोल्डेड सिस्टम के बारे में बात की गई है कि हर व्यक्ति के जीवन के 4 चरण होते हैं। इसके बारे में भी इसी एरा के अंदर बात की गई है। सुना होगा अभी 4 चरण कौन है? इन 4 चरणों को, 4 पुरुषार्थों के, पुरुषार्थ तो नहीं बोलूंगा, इन 4 चरणों के बारे में बात की गई। 4 चरण कौन से? पहला है आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि जब तक तुम्हारे पैदा होने के बाद जब तक तुम पढ़ाई लिखाई करते हो, दैट इज योर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद जब आप अपने गुरु के यहां पर शिक्षा ले रहे हैं, तब आप जीवन के हर किसी प्रपंच से अपने आप को दूर रखेंगे, किसी भी तरह के फिजिकल अटैचमेंट से अपने आप को दूर रखेंगे। आपके दिमाग में केवल एक फोकस होना चाहिए कि नहीं आए, मुझे केवल सीखना है, मुझे ज्ञान अर्जित करना है। ये ब्रह्मचर्य है। तुम्हारा अभी का दौर ब्रह्मचर्य का है। बट अभी आज के टाइम पर कितनी प्रॉब्लम है अपन सब जानते हैं। अरे वी ऑल न्यू कि अभी क्या प्रॉब्लम है। तो जीवन का जो पहला दौर होता है दैट इज ब्रह्मचर्य। इसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है ना? 4 आश्रमों के बारे में बात की जाती है, इन्हें आश्रम कहा जाता है। हिंदुइज्म के अंदर 4 आश्रम के बारे में बात की गई। तो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है कि भैया आपको अभी शिक्षा दीक्षा लेनी है, आपको पढ़ाई लिखाई करनी है। और ऐसा कहा जाता है कि 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य था। जो भी है अभी अपन इस बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट दैट इज द ब्रह्मचर्य। जब आपको केवल पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रखना है और आपको अपने शरीर को बनाना है, मस्तिष्क को डेवलप करना है, बॉडी बनानी है, मस्तिष्क डेवलप करो, माइंड सेट डेवलप करो, दैट इज ब्रह्मचर्य। उसके बाद आप जाएंगे साहब गृहस्थ आश्रम के अंदर, मतलब आप शादी ब्याह करेंगे, आपके बच्चे बच्चे होंगे। उसके बाद आप जाएंगे वानप्रस्थ के अंदर। जब तुम्हारे बच्चों की शादी हो जाए, तुम्हारे भी बच्चों की शादी हो जाए, तब तुम वानप्रस्थ आश्रम के अंदर जाओगे। और उसके बाद आखिरी आश्रम होता था सन्यास। सन्यास मतलब क्या होगा कि अब जीवन से तुम सन्यास ले लोगे, अब तुमको जीवन से कोई अटैचमेंट नहीं रहा। और याद रखना वानप्रस्थ के अंदर मम्मी पापा दोनों जाते थे, और सन्यास में तुम अकेले अब सन्यास ले लोगे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया है ना? तो यहां पर याद रखना दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आ गया? फॉलो करो ब्रह्मचर्य। अब देखो कई लोग डरते हैं सर इसमें, ये चीजें हैं, है ना? नहीं बेटा, मैं वही बोल रहा हूँ कि इसमें कोई वैसे पक्का नहीं कि 25 ईयर्स तक की था, क्योंकि उस टाइम पर लोगों की उम्र ज्यादा है। अब आज एक आदमी की एवरेज आयु कितनी है? एक आदमी की एवरेज उम्र 60 साल ही। उस टाइम पर 60 साल नहीं एवरेज आयु आदमी की उम्र, बहुत ज्यादा है उस टाइम पर, है ना?
देखो सी, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, मैं पहले ही कहता हूँ। और मैं इस चीज़ को बोलने से डरता नहीं हूँ। क्यों? बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चा, मेरा खुद का बच्चा बहुत सारे इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और फोकस नहीं हो पाता। जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पल वो इन्हीं चीज़ों के अंदर गुजार देता है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है तुम्हारा माइंड सेट और तुम्हारा मोबाइल। जब सुबह तुम उठते हो तो अपने दिमाग में क्या डाल रहे हो? वही रील्स देख रहे हो। उठते ही देखते हो ना रील्स, वही देख रहे हो दिमाग में। जब भी खाली समय मिलता है तब भी क्या उसी के बारे में सोचते हो? वही चीजें दिमाग के अंदर आती है। सोने से पहले भी वही चीजें दिमाग के अंदर चल रही। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको अपने को हटाना पड़ेगा। देखो सीधी बात है, आपको उस डिस्ट्रक्शन को अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा। सीधी बात अगर मैं आपसे करूं तो, और ये हो जाएगा। चिंता मत करो, ध्यान लगाओ, साधना करो और अपने आप पे भरोसा रखो कि यार ऐसा कैसे कोई चीज हो जाएगी मेरे साथ। प्रॉपर तरीके से फॉलो करो इन चीजों को। दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल क्या चीजें बहुत आसान है ना, बट याद रखना ये चीजें तुमको अपने शरीर पे नियंत्रण करना पड़ेगा, अपने दिमाग पे नियंत्रण करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक डिसिप्लिन वे के अंदर अपने जीवन को जीना शुरू कर दो। वर्कआउट करो, रनिंग करने जाओ, अच्छी भाषा में अच्छे शब्दों का यूज करो, गंदी भाषा का यूज मत करो। अपने थॉट को सही दिशा के अंदर लेकर जाने की कोशिश करो। देखो चीजें कितनी जल्दी चेंज होती है। अपन करेंगे बेटा इस चीज के बारे में बात, अभी तो क्लासेस है, पर कभी समय आया तो बिल्कुल अपन इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, गौत्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो यहां पर अगर अपन बात कर लें लेटर ऋग्वेदिक एरा के अंदर, तो महिलाओं की कंडीशन को क्या हुआ है। देखिए महिलाओं की कंडीशंस के बारे में बात करूं तो सीधी बात है, महिलाओं की कंडीशंस तो बहुत ज्यादा हो गई डिक्लाइन। याद रखिएगा महिलाओं की कंडीशन बड़ी डिक्लाइन है। इस एरा के अंदर महिलाओं की कंडीशन अच्छी है क्या? नहीं, अच्छी नहीं है बेटा महिलाओं की कंडीशन। महिलाओं की कंडीशन इस एरा के अंदर डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन पता है क्यों हुई है? अब देखो, अब महिलाएं जो हैं, महिलाओं के बारे में ये कहा जाता है कि सब महिलाएं जो हैं, महिलाओं को अब इतना सम्मान नहीं दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, महिलाओं जिससे पहले महिला महर्षि बन जाती थी, ऋषि महिलाएं बन रही है। अब महिलाएं ऋषि महर्षि नहीं बन रही यहाँ पर, उस लेवल के ऊपर नहीं बन रही। महिलाओं की कंडीशन जो यहाँ पर इस टाइम पर बहुत बुरी नहीं, बट हाँ बुरी हो गई है। दूसरी बात, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर समाज में कुप्रथाओं का आना शुरुआत हो चुकी है। जैसे अपन ने बात करा था नियोगी सिस्टम के बारे में, वो बंद कर दिया कि महिला जब विधवा हो जाती है, विधवा होने के बाद उसका पुनर्विवाह कर दिया जाए। बोले अब इसको बंद कर दिया, बोले नहीं आप नहीं कर सकते। इसके साथ आप देखो महिलाओं के साथ और चीजें जो हो रही हैं, विच इज ऑब्वियसली नॉट गुड। एग्जाम्पल की बात की जाए कि महिलाओं को असेंबली मतलब सभा और समिति में जाने से महिलाओं को मना कर दिया। पहले महिलाएं सभा और समिति के अंदर जाती थी, अब मना कर दिया। महिला यज्ञ के अंदर पार्टिसिपेट करती है अपने पति के साथ, पर महिलाओं की सभा और समिति में जाने पर बैन लगा दिया। बोले नहीं अब महिला सभा समिति के अंदर नहीं जाएगी। कंडीशन खराब है। इसके अलावा आप देखो, बट कुछ महिलाएं अच्छी भी है। जैसे महिलाओं का अब उपनयन संस्कार नहीं होता। मैंने पहले ये चीज बता दी, महिलाओं का उपनयन संस्कार अब यहां पर नहीं हो रहा है। पहले होता था, पहले महिलाएं पढ़ाई कर रही, अब महिलाओं का उपनयन संस्कार यहां पर नहीं हुआ। और एक किताब है, दैट इज ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण क्या है? ये किताब है। ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर पता है क्या कहा गया? ये कहा गया इसमें जो बच्चियां होती है, डॉटर्स जो होती हैं, दे आर दी सोर्स ऑफ सोरो, ये दुख का कारण है। पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया है ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर। ये चीज भी की गई है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, बट किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताया गया वो कॉन्टेक्स्ट यहां पर क्लियर नहीं है। यहां पर पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया, बट सारी पुत्रियों को नहीं बताया गया था। देयर वाज समथिंग, बट हमको क्या सिखाया जाता है कि सब पुत्रियों को दुख का कारण बता दिया, सारी पुत्रियों को नहीं बताया गया था बेटा, याद रखना। तो ये छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि महिलाओं की कंडीशन तो भाई साहब यहाँ पर बड़ी खराब है। बड़ी खराब बोलूंगा मैं, बहुत अच्छी कंडीशन है क्या? नहीं, महिलाओं की कंडीशन यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है। अब इसके बाद अगर अपन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो देखो ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, इकोनॉमी जो है वो एग्रेरियन हो गई है। नाउ एग्रीकल्चर बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एग्रीकल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अब राजा महाराजा खेती कर रहे, राजा जनक खेती कर रहे, सीताजी जनक जी को मिली। अब बलदाऊ को देखो, देखो हल लेकर बैठे हैं यहाँ पर। तो अब राजा भी खेती कर रहा है। खेती करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। खेती करना मतलब बहुत बढ़िया चीज है साहब, हर कोई खेती कर रहा है। लैंड बेस्ड, अब जमीन बेस क्या कह सकूं मैं कि लैंड बेस्ड अब जो है वो सोसाइटी हो चुकी है कि जमीन का इंपॉर्टेंस अब सबसे ज्यादा है। राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसकी प्रजा का पालन करना। और राजा इसके लिए सोचो खेती वेदी कर रहा है, खेती वेदी की जा रही, भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हो गई। बट इस टाइम पर इकोनॉमी के बारे में बात करें, देखो इकोनॉमी के बारे में दो से तीजें। अब पहली चीज एग्रेरियन इकोनॉमी अपनी हो चुकी है। अपन लोग बैरली यवा कहा जाएगा, राइस को विरही कहा जाता है, इसको अपन प्रोड्यूस करते हैं। वीट को कहा जाता है गुधुमा। ये नोट करना, ये तीन प्रोड्यूस है, तीन ऐसी खेतियां जो अपन यहां पर कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखो सॉरी, इसके अलावा यहां पर आप याद रखिएगा कि गौमत उस आदमी को कहा जाता है समवन हु इज वेरी रिच, है ना। उसे गौमत कहा जाता है, समथिंग समवन हु इज वेरी रिच। अब यहां पर ये कहा जा रहा है, ऐसा कहा जाता है कि साहब
खेती करने के लिए बैलगाड़ी का यूज कर रहा है, और बैलगाड़ी का यूज किया जा रहा है, और उस बैलगाड़ी के अंदर उस बैल के खेत का हल जोतने के लिए 24 बैल लगा के रखे। 24 बैल से एक खेत को जोता जा रहा है कि साहब 24 बैल है, उसको एक एक हल के अंदर जोत दिया, एक हल के अंदर लगा के 24 बैलों के द्वारा खेत को जोता जा रहा है। ये लिखा गया कंटक संहिता के अंदर। अब मुझे बताओ कि ये बात सच हो सकती है कि गलत हो सकती है? बिकॉज मुझे मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं कि आपने भैया एक हल के अंदर 24 बैल लगा दिए। तो ये बड़ी बड़ी बातें करना इस एरिया के अंदर शुरू हो गई। 1 मिनट देना बेटा, 1 मिनट। चौबीस बैल तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या 24 बैल? बिल्कुल सही बात है। नहीं है, देखो पॉसिबल नहीं, 24 तो नहीं पॉसिबल है। तो ये कई चीजें बड़ा चढ़ा के लिखी गई कि ये सारी चीजें हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बट इट्स नॉट पॉसिबल। ये बहुत ज्यादा पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। अब इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर पेंटेड ग्रे वेयर है, बट जो मेजर चेंज यहाँ पर देखने को मिलता है वो देखने को मिला है धर्म के अंदर। दैट इज द रिलीजन। धर्म के अंदर एक मेजर चेंज देखने को मिला है। जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि अर्ली ऋग्वेदिक एरा जो था उसमें टेम्पल का कॉन्सेप्ट था क्या? भगवान टेम्पल वेम्पल में रहते थे? भगवान टेम्पल में थे, रहते थे क्या उस टाइम पर? मतलब भगवान के रहने के लिए क्या मंदिरों का निर्माण किया गया? अर्ली ऋग्वेदिक एरा के अंदर नहीं किया गया था। यहाँ पर चीजें हो जाएगी चेंज। याद रखना, यहाँ पर टेम्पल का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ, मतलब मंदिर बनाना यहां से शुरू हो जाता है। नोट कीजिएगा, टेम्पल निर्माण यहां पर किया जा रहा है। दूसरी बात, अब पहले हमने क्या देखा था? पहले 3 गॉड बड़े फेमस हो गए थे। भगवान इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे। अब यहां पर ये चीज नहीं हो रही। यहां पर अब चीजें हो गई चेंज। अब बहुत चेंज हो गया है। अब यहां पर 3 भगवान सबसे इंपॉर्टेंट हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। याद रखना, 3 ब्रह्मा 3 भगवान सबसे फेमस यहां पर हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब यहीं से वो कॉन्सेप्ट चला आता है कि 3 भगवान सबसे इंपॉर्टेंट हो गए। दीज आर दी ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। महादेव का कॉन्सेप्ट यहां पर आना शुरू हो गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, 3 गॉड्स यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद यहां पर मूर्ति पूजा की जा रही है, टेम्पल्स यहां पर बनाए जा रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम यहां पर आना शुरू हो जाती है कि सेक्रीफाइस बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। भगवान की पूजा करनी, सब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हर चीज में सेक्रीफाइस को ज्यादा जोर दिया जाता है। दैट इज वाई सोसाइटी के अंदर कुछ लोग इससे खुश भी नहीं करें, यार ये तो गलत चीज है। तो देखो, सेक्रीफाइस पे जोर दिया जा रहा है, तो ये कुछ चीजें याद रखना कि सेक्रीफाइस इंपॉर्टेंट हो गए। बट आइडिटलरी, आइडलेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? टेंपल के अंदर मूर्ति पूजा की जा रही। पहले मूर्तियों की पूजा नहीं की जा रही है, मूर्ति की पूजा यहां पर की जा रही। इसके बाद दक्षिणा का कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया। ऑलरेडी मैंने यहां पर आपको बोल दिया है, एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर आना शुरू हो जाता है, दक्षिणा। दक्षिणा का मतलब क्या कि अगर पंडित जी आपके घर पे आए तो आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप गाय दो उनको, आप सोना उनको दे दो। दक्षिणा का कॉन्सेप्ट यहां पर आना शुरू हो जाता है। याद रखना, इससे पहले दक्षिणा का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, बट यहां पर दक्षिणा का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है। तो दीज आर दी मेजर चेंजेस जो कि आपको इस लेटर वैदिक एरा के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी अपन ने बात कर ली थी पेंटेड ग्रे वियर के बारे में, बिकॉज इस टाइम पर ये लोग बना तो रहे बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। चलो, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन लेटर वैदिक एरा के अंदर जो किताबें हैं, 4 वेद हैं, उन 4 वेदों के अंदर किस चीज के बारे में बात की गई उसके बारे में बात करेंगे। अपन विवाह के बारे में बात करेंगे। देखो, हालांकि विवाह के बारे में बहुत पूछा नहीं जाता है कि ये विवाह वो विवाह, बट बताऊं विवाह के बारे में, उस टाइम पर कितने तरह के विवाह होते हैं? राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह। सुना है इसके बारे में किसी ने? राक्षस साप, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह सुना है किसी ने? ब्राह्मण विवाह सुना है? देव विवाह सुना है किसी ने इसके बारे में? नहीं सुना? बताऊं? बताऊं कि नहीं बताऊं? देख, रिपीट कौन है? बताऊं क्या? देखो, इंपॉर्टेंट नहीं है। वेद व्यास जी बेटा, व्यास जी। हाँ, सारे वेद। अब पूरा वेद अपन पढ़ेंगे नहीं, हर वेद में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है उसके बारे में थोड़ी बहुत बात अपन कर लेंगे। एक बार एनडी ने पूछा है, पता है तुमको? विवाह के बारे में सवाल आ गया एनडी के अंदर। पीवाई क्यों लगाया किसी ने? पता है, एनडी ने विवाह से भी सवाल पूछा है। पता है कौन सा विवाह पूछा था एनडी ने? अब बोलोगे सर इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं? बिकॉज एनडी पूछता है कई बार डिटेल में। एनडी ने डिटेल के अंदर कौन से विवाह के बारे में पूछा था? यस, एनडी ने पूछा था राक्षस विवाह के बारे में। राक्षस विवाह के बारे में एनडीए पूछ चुका है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हो तो पता होगा चीजें, तो पढ़ना पड़ेगा भाई। जब प्रीवियस ईयर में पूछा है तो पढ़ना ही पड़ेगा।
प्रीवियस ईयर में पूछा है ना, पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा, पूछा है प्रीवियस ईयर के अंदर। अगर नहीं पूछा होता तो मैं नहीं बताता, बट देखो पूछा है तो मेरे को थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा। सारे विवाह नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बता दूंगा। देखो पहली बात, एक मिनट। देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा जिससे सवाल पूछा गया है, तो उसको थोड़ा सा जानना समझना जरूरी है। देखो एक होता है आपका ब्राह्मण विवाह, जिसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना, जो ब्राह्मण विवाह जिसे ब्रह्म विवाह भी कहा जाएगा, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें क्या किया जाता है, मैरिज ऑफ अ गर्ल विद द बॉय ऑफ सेम वर्ना वाइल ऑब्जर्विंग ऑल द वैदिक राइट्स एंड रिचुअल्स अलॉन्ग विद द डावरी। इसमें क्या किया जाता था, इसमें मम्मी पापा जैसे आज अपनी अरेंज मैरिज नहीं होती कि लड़की के पिता या लड़की के माता पिता लड़की के घर के ऊपर गए, घर के अंदर गए, उनसे बातचीत करे, बोले भैया आपकी बेटी कौन है, बोले हाँ ये है, और फिर पूरे रिचुअल्स के साथ लड़का और लड़की की शादी कर दी। दहेज भी दिया गया, दहेज था, हाँ था। इस टाइम पर दहेज आ चुका, इसके पहले दहेज नहीं था, दहेज दिया जा रहा है, उसे कहा जाएगा ब्रह्म विवाह। सबसे पवित्र माना जाता है कि भैया माता पिता की इच्छा से शादी की जा रही है, दैट इज ब्रह्म विवाह। सबसे पवित्र सब, माता पिता की इच्छा से शादी की जा रही। मम्मी पापा मिले, बातचीत करी, बोले भैया हमको लड़का आपका पसंद है, अच्छा कितना कमाता, बोले 1 लाख, अच्छा ठीक है, बहुत बड़ी बात है, ये ब्रह्म विवाह था। दूसरा यहां पर होता है देव विवाह। ये याद रखना, देव विवाह पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि जो अगर कोई बहुत बड़े ऋषि है, मान लो बहुत बड़े ऋषि मुनि, अब ऋषि मुनि भी गृहस्थ आश्रम के अंदर जाते थे, बहुत बड़े ऋषि साहब, तो किसी ऋषि से अपनी बेटी का विवाह करवा देना। बहुत बड़े कोई राजा है, राजा बोलेंगे ऋषिवर मैं चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और मैं अपनी पुत्री को आपको दक्षिणा में के अंदर देता हूं और आप मेरी पुत्री को स्वीकार कर। इससे कहा जाएगा देव विवाह, कि साहब अपने देवता से विवाह करवा दिया। क्योंकि ऋषियों का जो कह सकते हैं कि जो पावर है या ऋषियों का जो स्टेटस है वो देवताओं के बराबर था, इसे देव विवाह कहा जाता है, जिसमें फादर डोनेट्स द हिज डॉटर टू अ प्रीस्ट एज ए पार्ट ऑफ द दक्षिणा। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था। दूसरा यहां पर है, अर्श इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट याद रखिएगा, दैट इज प्रजापति विवाह। इससे भी एनडी ने सवाल पूछा है। प्रजापति विवाह सबसे बढ़िया इसलिए माना जाता है, क्यों, बिकॉज इसमें लड़का डावरी नहीं लेता है। ठीक है, इसमें लड़का क्या नहीं लेगा, इसमें लड़का डावरी नहीं लेगा। डावरी का मतलब क्या होता है, दहेज नहीं लेगा। इसे कहा जाता है प्रजापति विवाह। कितने लोग प्रजापति विवाह करोगे बताओ मुझे। उसके बाद है गंधर्व विवाह। गंधर्व भाई साहब लव मैरिज, हाँ, इसी के बारे में सुनने के लिए तुम लोग देखो, इनका चेहरे देखो, हो लड़कों के चेहरे देखो। गंधर्व विवाह बोला तो लव मैरिज, ओ वाह, 3 तालियों की बिल्कुल तुम लोगों को है ना, मेरी तरफ से तालियां 3 मिलेगी। ठीक है, पढ़ लो रे, गंधर्व विवाह करना है। ठीक है, लव मैरिज, दैट इज लव मैरिज, याद रखना ये है गंधर्व विवाह। ठीक है, दैट इज द गंधर्व विवाह, ओके नोट करना, दैट इज द गंधर्व विवाह। ठीक है, ये लव मैरिज के लिए कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद असुर विवाह, खराब है। असुर विवाह के अंदर क्या किया जाएगा, आपने परचेस किया ब्राइड को, आपने ब्राइड को जिससे आप शादी कर उसको खर्चा, उसको खरीद लिया आपने, उसको खरीद लिया आपने। ये होता है क्या, ये असुर विवाह था कि भैया पिता को उसकी बेटी का बदले, उसकी बेटी के बदले में धन दे दिया गया कि भैया इतना पैसा दे रहे आपकी बेटी से शादी करवा दो। दैट इज द थिंग। ये कौन सा, ये आपका असुर विवाह है। इसके बाद पिशाच विवाह, ये बड़ा खतरनाक है। पिशाच विवाह, पिशाच विवाह के अंदर क्या किया जाता है, मैरिज टू अ गर्ल आफ्टर सीड्यूसिंग और रेपिंग हर। किसी लड़की को आपने किसी महिला के साथ आपने बलात्कार किया और बलात्कार के बाद आपने उस महिला से शादी कर ली, से पिशाच विवाह कहा जाता है। ये चीज भी थी पहले, बड़ा खराब इसे माना जाता था। पिशाच विवाह के अंदर क्या है, महिला आपसे शादी करना नहीं चाहती थी, बट आपने महिला के साथ गलत किया और उसके बाद आपने बोला चलिए अब हम उससे शादी कर लेंगे, तो ये चीज गलत थी, इसे पिशाच विवाह कहा जाता है। लास्ट राक्षस विवाह, सबसे खराब। राक्षस विवाह हालांकि इतना खराब नहीं था, बट इसे राक्षस विवाह इसलिए कहा जाता है जिसमें आपने लड़की को ही किडनैप कर लिया भाई साहब, है लड़की को ही आपने किडनैप कर लिया, ये था राक्षस विवाह। याद रखिएगा, मैरिज बाय दी एब्डक्शन ऑफ गर्ल, लड़की को आपने किडनैप कर लिया, इसे कहा जाता है राक्षस विवाह। तो ये विवाह यहां पर है, आप चाहो तो देख सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट जो है मैंने बता दिया बेटा, एग्जाम में पूछा गया एक बार तो पूछा जा सकता है, तो ये मत सोचना कि सर क्यों पढ़ा रहे हो, बेटा पूछा गया इसलिए पढ़ा रहा हूं। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे 4 वेदों के बारे में। देखो 4 वेद, कुछ हम 4 वेदों के बारे में बात करेंगे, हम वेदांगों के बारे में बात करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत डिटेल में इनकी मत जाना, डिटेल से बहुत सवाल नहीं आते, केवल इनका कॉन्टेक्स्ट समझना कि इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में क्या थी। कुछ पॉइंट्स पे स्टार बनाऊंगा, केवल उसको ध्यान रखिएगा, बाकी कोई बहुत बहुत ज्यादा में बहुत दिक्कत यहां पर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े।
मतलब यार देखो, शादी का मैंने विवाह के बारे में बात करी तो देखो इनके चेहरे देखो सबके, कितनी स्माइल आ गई, मतलब चेहरों पे तो स्माइल अभी होगी। एक बार अपने आप को काश में देखो, पूरा लाल हो गए तुम लोगों के गाल। भाई लोगों, ओ भाई लोगों, थोड़ा ध्यान रखो। मतलब विवाह के बारे में पढ़ाया है भी मैंने, कहा तुम सपने संजोना शुरू कर दिए दिमाग में भाई साहब, शहनाइयां बज रही इनके तो। पढ़ लो रे, पढ़ लो पहले, अभी एनडी ज्वाइन करना है, कड़ी ट्रेनिंग करनी है, विवाह के बारे में सोच रहे, देखो इनको, मैं सब जानता हूं। ठीक है, सब जानता हूं मैं। तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे यहां तक दिख रही, जो ब्लश कर रहे हो ना, लाल लाल हो गएगा, जो ब्लशिंग है ना वो यहां तक आ रही है भाई साहब, थोड़ा ब्लश की चमक कम कर लो। ये पढ़ रहे हैं अभी, अपने उससे आओ बाहर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, वाह, ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चा, चलो आगे बढ़े। प्लीज कंफर्म कर दो। ठीक है, तुमको क्या लगता है, तुमको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं सबको। मैं तुमसे कितना भी दूर रहूं, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, आई न्यू एवरीथिंग है, मैं जानता हूँ चीज को बहुत अच्छे से। सिंगल रहने वाले हो, अभी देखूंगा जब तुम एनडी ज्वाइन करके लेफ्टिनेंट बन जाओगे ना, फिर कैप्टन बनोगे, फिर मेजर बनोगे, तब मैं पूछूंगा बेटा तुम तो उस टाइम सिंगल रहने का बोलते थे, अब क्या हो गया, है ना। ठीक है, चलो जो भी है, जोक से पार्ट बच्चा, चलो आगे स्टार्ट करें अपन। सेकेंडरी है, देखिए मैरिज इज सेकेंडरी है, फर्स्ट इज करियर। याद रखना अपने जीवन में एक चीज मेरी, पहली चीज करियर होता है, अपने करियर को बनाओ। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और द लाइफ इज वेरी ब्रूटल। याद रखना, अगर तुम लड़के हो तो तुमसे सबसे पहले तुम्हारी सैलरी पूछी जाएगी, तुम्हारा कोई तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा व्यवहार कितना अच्छा है, तुम्हारा बिहेवियर कितना अच्छा है, तुम कितने इमोशनल हो, नो वन केयर्स अबाउट दैट थिंग। ये दुनिया का ट्रुथ है, याद रखना। देयर इज ओनली वन थिंग मैटर्स, दैट इज योर सैलरी, कि आपका स्टेटस क्या है, कितना कमाते हो, किस तरह से आप अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो, कौन सी कार तुम्हारे पास है, कौन सा फोन है, दैट इज द रियलिटी। तो ये जो इमोशन चीजें चलती है ना दुनिया बनी, आप बहुत अच्छे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्लियरली बता रहा हूं तुमसे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। नो वन इवन केयर्स तुम क्या करते हो, तुम्हारे कितने इमोशंस अच्छे। नंबर वन इज सैलरी, तो अपने आप को पहले मजबूत बनाओ। सेकंड इज मैरिज, उसके बाद मैरिज वैरिज के ऊपर ध्यान देना। ओके बच्चा, ये चीज याद रखना मेरी हमेशा, दैट इज द ब्रूटल ट्रुथ, बट ये चीज सही है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इसमें कुछ गलत है क्या, मुझे एक बात बताओ, इसमें कुछ गलत चीज है क्या, इसमें कुछ गलत भी नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें गलत है। मान लो मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है, अब मेरी सिस्टर की शादी मैं कहाँ करवाऊंगा, सेटल्ड पर्सन से करवाऊंगा ऑब्वियसली। अब हम अपनी बहन के लिए भी तो सोचें, अगर हमारी बहन है तो हम उसकी शादी कहाँ पर करवाएंगे, सेटल्ड, कि कोई सेटल लड़का हो, अच्छा कमाता हो, नौकरी अच्छी हो, तभी अपन शादी करवाएंगे ना, क्योंकि हमारी बहन जो है दुख ना भोगे। वैसे ही उसके माता पिता भी सोचते होंगे, हर लड़की के माता पिता भाई बहन इसी तरीके से सोचते होंगे ना, बिल्कुल सोचते हैं। तो वही चीज है यार, सीधी बात है, इसमें कोई बुराई वराई वाली बात मेरे को लगती नहीं है। एवरीवन थिंक्स अबाउट दैट थिंग, बट क्या है, हम खड़े कहाँ हैं देखना पड़ेगा। जब हम भाई हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि नहीं अच्छा लड़का होना चाहिए, और जब हम लड़के हैं तो हम सोचते हैं नहीं ये चीज गलत है। तो ये गलत है यार, दोगलापन नहीं दिखाना, जो एक्सेप्ट करवा ऐसा है तो है, अपन चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, और जरूरत भी नहीं, स्ट्रांग बन जाएंगे, व्हाट इज दैट, कोई बड़ी बात तो है नहीं यहाँ पर, है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। चलो आगे बढ़े, वो पोल करवा लो भाई साहब इस पे, है ना, चलो आगे बढ़े। चलो स्टार्ट करें, चलो अब हम जो है वो इन चार वेद के बारे में बात करेंगे। देखो इन चारों वेदों के बारे में कुछ छोटे से पॉइंट्स याद रखना, और डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कुछ पॉइंट्स इन चार वेदों के बारे में याद रखिएगा। देखो चार वेद कौन से, पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे ओल्ड ऋग्वेद है, याद रखना, सबसे पुराना अगर कोई वेद है हमारे देश में दैट इज द ऋग्वेद। इन चार वेदों में सबसे पुराना है, किसमें लिखा गया, संस्कृत भाषा के अंदर। इसमें 10 मंडल है, मंडल का मतलब यहां पर बेटा पार्ट से, कितने पार्ट से इसके, 10 पार्ट से। मंडल का मतलब यहां पर होता है पार्ट से, कितने पार्ट से, यहां पर 10 पार्ट है, 10 मंडल है मतलब 10 पार्ट इसके। ओके, अब ऋग्वेद के अंदर 1028 श्लोक है, ये नोट करना, 1028 श्लोक ऋग्वेद के अंदर है। उसके बाद ऋग्वेद में भगवान अग्नि, इंद्र, मित्र, मैत्रेय, वरुण, इन भगवानों की पूजा की गई है। और ऋग्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को कहा जाता है होत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना। ऋग्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को होत्री कहा जाता था, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कहा जाएगा, होत्री। जो भी व्यक्ति ऋग्वेद पढ़ेगा उससे कहा जाएगा होत्री। होत्री के अलावा ऋग्वेद और कोई नहीं पढ़ता, नहीं, ऋग्वेद पढ़ने का जो अधिकार है वो होत्री को कहा जाता है। किसे का अधिकार है, ये होत्री को है, ऋग्वेद पढ़ने का अधिकार किसको है, होत्री को है। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद के बारे में कहा जाता है कि सामवेद म्यूजिक के बारे में किताब है, मतलब हमारे म्यूजिक का, हमारे संगीत का जनक सामवेद है। सवाल पूछा गया सामवेद में, पता है क्या है, सामवेद में ये कहा गया है कि जो अपन लोग ने ऋग्वेद के अंदर इतनी सारे श्लोक लिखे, उनको कविता के तौर पर कैसे गाया जा सकता है, उनको गाया कैसे जाएगा, उनको गाने के बारे में बात यहां पर की गई। तो याद रखना सामवेद में राग, रागिनी,
राग भैरव, भैरवी, सुना है कि नहीं? राग, बहुत सारे राग हैं यार, राग भैरव है, भैरवी, बहुत सारे राग हैं। तो इन रागों के बारे में बात की गई है, ये सामवेद के अंदर की गई। तो सामवेद के बारे में एक चीज याद रखना, पहली चीज, ये बुक ऑफ म्यूजिक, ये संगीत की किताब है सामवेद। आह, गाना बजाना, भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। राग, रागिनी, इनके बारे में बात की गई। इसके अलावा सामवेद में एक और चीज मैं बताऊं कि 4 वेदों में सबसे छोटा है ये वेद, सबसे छोटा वेद सामवेद है। इसमें 1075 श्लोक है, बट इसलिए बहुत छोटा है, श्लोक बहुत छोटे छोटे हैं। तो सामवेद में क्या है, सब सामवेद के अंदर सबसे छोटा ही है, और इसमें म्यूजिक के बारे में बात की गई है। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गया है ना? कई सारे राग, ध्रुपद गायन है, बहुत सारे राग, रागिनी, इनके बारे में, सामवेद के बारे में बात की जाती है। सामवेद भाई साहब गाने वाने वाला है। उसके बाद जो तीसरा वेद हमारा है, विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज दी यजुर्वेद। देखो यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद जो है, इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर बताया गया रिचुअल्स के बारे में, और इसमें सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर बताई गई है कि अच्छा, जैसे एग्जांपल की बात करें कि लड़का और लड़की की शादी हो रही है, अब कौन सा रिचुअल करना है, ये इसके अंदर बताया जाएगा। कोई मर गया साहब, तो अब क्या रिचुअल करना है, अच्छा क्या सेक्रीफाइस आपको करना है, कितना दान देना है, कितनी दक्षिणा देनी है, ये आपको बताया गया यजुर्वेद के अंदर। इसमें कितने, इसके 40 पार्ट्स हैं, मंडल मतलब पार्ट्स होता है, और 1550 मंत्र इसके अंदर देकर रखे हैं। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट से, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। इसके बारे में इतना दिमाग मत लगाना, केवल याद रखना कि यजुर्वेद जो है बेसिकली वो किसके बारे में बात करता है, सेक्रीफाइस और रिचुअल्स के बारे में बात करता है कि शादी हो रही तो साहब कौन सा रिचुअल करना है, कौन सा सेक्रीफाइस करना जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन सा? यजुर्वेद बात करेंगे। यजुर्वेद के बाद जो आखिरी वेद है, दैट इज दी अथर्ववेद। देखो अथर्ववेद के बारे में 2 चीजें याद रखिएगा। अथर्ववेद के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अथर्ववेद किस बारे में बात करता है? अथर्ववेद बात करता है वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र सुना है किसी ने? क्या होता है वास्तुशास्त्र? सुना होगा ना आपने कि अच्छा घर बना रहे हो तो इस जगह पर किचन का एरिया इस जगह में रखना चाहिए, घर का दरवाजा इस जगह पर होना चाहिए, वॉशरूम इधर नहीं बनाना है, घर की स्ट्रक्चर ऐसा इस दिशा के अंदर घर बनाना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के अलावा अथर्ववेद काले जादू के बारे में भी बात करता है। जी हाँ, काले जादू के बारे में भी बात करेगा, और इसी के साथ बताता है ये कि किस बीमारी का इलाज क्या है। जी हाँ, डिसीज प्रिवेंशन के बारे में भी अथर्ववेद बात करता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है अथर्ववेद के बारे में। तो देखो चारों वेद क्लियर हो गए, समझ में आ गया। छोटे छोटे पॉइंट से मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज कोई मतलब नहीं डिटेल में बहुत जाने का। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? प्लीज कंफर्म कर दो। ब्लैक मैजिक, हाँ जी। अच्छा, काला जादू होता है क्या? ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, होता है क्या? मेरे को नहीं पता, माइट भी हो भी सकता, नहीं भी। बट इस वेद के अंदर भी बात की गई विचक्राफ्ट के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में। आगे बढ़े। होता है, पता नहीं भाई। आगे बढ़े। जादू तो नीला था ओ भाई साहब। देखो उसका सटायर, बंगाल इज फेमस फॉर दैट थिंग, राजस्थान बोलना सर, अरे भाई साहब नहीं सही। देखो मेरा बोल रहा, अरे देखो मेरा तो ऐसा है कि मैं मेरे को कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं। हर हर महादेव बोल के घुस जाते हैं कहीं भी। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। वो बैठे ही इतने बड़े महादेव है, वो महाकाल है, कालों के काल है, क्या आगे कौन सा ब्लैक मैजिक क्या टिकेगा? है कि नहीं? महादेव है भाई, इतना भरोसा है उन पर, साथ में ही है, तो फिर का ही डरना। जो होगा जीवन में देखा जाएगा। सी डोंट टेक एनी टेंशन ऑफ एनीथिंग। मतलब जीवन में कब तक हर चीज की टेंशन लेते रहे, अच्छा ये वो कर देगा, अच्छा ये वो कर देगा, तो कोई सेंस निकलता नहीं लाइफ में। लिव योर लाइफ फ्रीली, जो होगा देखा जाएगा। दैट एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। जो होगा देखा जाएगा ना, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना? चलो, जो होगा देखा जाएगा। कुछ हमने बुरा करा है तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा, कर्मों का फल तो भुगतना ही है। कुछ अच्छा करा है तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हमने अच्छा करा है तो भैया किसी में ताकत नहीं कि कोई हमारे साथ बुरा कर दे। वो है हमारे साथ, जिनको भी आप मांगते हो, भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, वो आपके साथ है ना? कोई डिफरेंस सच ऐसा नहीं। आप भगवान को मानते हो तो भगवान आपके साथ है, अल्लाह को मानते हैं अल्लाह आपके साथ है, आप जीसस को मानते हो वो आपके साथ है साहब। कोई दिक्कत नहीं साहब, भरोसा करो ना उन पे, अपने अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, जीवन को अपने नियम संयम से जियो, किसी का बुरा मत करो, अपने आप को फोकस रखो, फिर देखो सब अच्छा ही होगा। हम बहुत चीजें सोचते हैं इसलिए चीजें नेगेटिव होती है।
चलो, हाँ जी, अब हम बात करेंगे ब्राह्मण्स के बारे में। देखो ब्राह्मण्स बेसिकली क्या है, ब्राह्मण्स एक्स्ट्रा किताब है। अभी 4 वेद तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन वेदों को और एक्सप्लेन करने के लिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इन वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए कि भैया इस वेद के श्लोक के अंदर क्या लिखा है, इस श्लोक का मतलब क्या है, डिटेल में, हर श्लोक का मतलब डिटेल में, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण्स की रचना की गई। और याद रखिएगा ब्राह्मण्स का मतलब है द रूल्स ऑफ द परफॉर्मेंस एंड एक्सप्लेन द हाइम्स, कि जो वेदों के अंदर, मान लो ऋग्वेद के अंदर एक श्लोक लिखा है, उस श्लोक के अंदर उसका वास्तविकता में मतलब क्या, उसको एक्सप्लेन किया जाता है इन ब्राह्मण्स के अंदर। और याद रखना, ब्राह्मण्स के बारे में मैं बात करूं तो हर वेद के कुछ ब्राह्मण्स हैं। अभी देखिए एग्जाम्पल की बात करें, बहुत डिटेल में नहीं जाना, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का याद रखिएगा। उसके बाद आप याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है। शतपथ ब्राह्मण किसका, यजुर्वेद का है, नोट करना, इस पर स्टार बना रहा हूं मैं। और अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण है, दैट इज द गौपथ ब्राह्मण, ये अथर्ववेद से रिलेटेड है। तो ब्राह्मण बेसिकली क्या करेंगे, सब एक्सप्लेन करेंगे, जैसे अपनी किताबें नहीं होती, अरे वो एनसीईआरटी की एक तो किताब होगी, दूसरा वो एक्सप्लेन वाली बुक नहीं होती, मैथ्स की कौन सी यार मेरे को याद नहीं आ रहा, एनसीईआरटी की किताब तो अपनी बेसिक है, फिर वो एक्सप्लेन करने वाली किताबें अलग से नहीं निकलती, वो ऐसे एक्सप्लेन करने वाली किताब है, इनको ब्राह्मण्स बोल दिया वहां पर, बस ये डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक और तरह की किताबें इस टाइम पर आती है जिन्हें कहा जाता है अरण्यकाश। अरण्यकाश क्या होता है, अरण्यकाश, आरण्य का मतलब होता है जंगल। देखो आरण्य का मतलब होता है यहां पर जंगल, जंगल को आरण्य कहा जाता है, आरण्य मतलब होता है जंगल, याद रखना। अब देखो क्या होता है कि कई बार कुछ ऋषि मुनियों ने देखा कि सब सेक्रीफाइस तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस हो रहा है, सेक्रीफाइस के विरोध करना शुरू कर दें ऋषि मुनियों ने। लोगों ने सेक्रीफाइस का विरोध करा और ये क्या, जंगल में जाकर रहने लग गए अपने शिष्यों के साथ। बड़े बड़े ऋषि जंगल में जाकर रह रहे हैं, बोल रहे यार यहाँ तो सेक्रीफाइस चल रहा है। और अपने शिष्यों को जो ज्ञान उन्होंने दिया, जो फिलोसॉफी दी कि भैया जीवन क्या है, जीवन के बाद क्या होता है, रिचुअल्स खराब है, वास्तविकता में जीवन का सत्य क्या है, इन्हें आरण्यक कहा जाता है। ये जो किताब है जिसमें जीवन का वास्तविक ज्ञान है, फिलोसॉफिकल ज्ञान है, जिसमें रिचुअल्स को, जिसमें सेक्रीफाइस को अपोज किया गया है, इन्हें आरण्यक कहा गया। आरण्य मतलब क्या होता है, जंगल में जब कोई ऋषि जा रहा है तो जंगल में अपने शिष्यों के साथ बैठकर अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा है। जंगल के अंदर भैया, जंगल में गए भैया, मैं बैठा यहाँ पर, मेरे तुम लोग यहाँ सामने बैठ गए, मैं बोल रहा हूँ तुमसे भैया देखो जीवन तो है रा, रा मतलब जीवन में कुछ लेना देना नहीं किसी से, सत्य तो वही है कि हम लोग एक चक्रे के अंदर फंसे हुए हैं, है कि नहीं, जिसमें किसी को क्या बनना है, किसी को क्या बनना है, सारी चीजें मोह माया है। और तुम इस ज्ञान को सुन रहे हो, रत्नेश सर ने क्या बोला, ये है आपके आरण्य। आई बात समझ में, जंगल में जाकर सब ज्ञान आपको दिया जा रहा है। क्यों जंगल में, क्यों, बिकॉज समाज से दूर जाना, मोह माया से दूर जाना, ये चीजें आरण्यक होती है। ठीक है, मैं नहीं करूंगा तुमको पर याद रखना दैट इज द आरण्य का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, है ना, क्लियर, क्लियर नहीं क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चे, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, है ना। चलो अब इसके बाद हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या होता है, देखो उपनिषद का सच में मतलब होता है किसी के पास बैठना, सिट नियर समवन, किसी के पास बैठना, उसे कहा जाता है उपनिषद। उपनिषद का मतलब है किसी के पास बैठना, ठीक है, किसी के बाद बैठना, इसे उपनिषद कहा जाएगा। किसी के पास बैठकर तुम ज्ञान ले रहे हो, जैसे गुरु और शिष्य आसपास बैठ के डिस्कशन करते हैं, तुम मेरे पास बैठे और तुम मुझसे डिस्कशन कर रहे हो। कैसा डिस्कशन आप कर रहे हो कि सर एसएसबी इंपॉर्टेंट क्यों है, एसएसबी के अंदर साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करें, 15 OLQs कैसे अपने अंदर डेवलप करें। तो क्या है, आप पास बैठकर जब ज्ञान दिया जाता है, सिट नियर समवन, किसी के पास बैठकर जब आप ज्ञान दे रहे हो किसी ना किसी विषय पर, इसे उपनिषद कहा जाता है। और यही चीजें उपनिषद थी कि जब शिष्य गुरु के पास बैठ के उनसे डिस्कस कर रहा है बहुत सारी चीजों के ऊपर, तो ये जो फिलोसॉफिकल डायलॉग है जो गुरु और शिष्य के बीच में, ये उपनिषद कहा जाता है। याद रखना कितने उपनिषद है, 108 उपनिषद है। सवाल पूछा गया बच्चा, ठीक है, 108 उपनिषद। और एक उपनिषद का नाम है मुंडक उपनिषद, सुना है इसके बारे में, मुंडक उपनिषद, ये सबसे बड़ा उपनिषद है और इसी में सत्यमेव जयते का वर्णन है। सवाल पूछा गया कि सत्यमेव जयते जो टैग लाइन है हमारी, ये हमने कहां से ली, हमने लिए मुंडक उपनिषद से। ये छोटी सी बात नोट करना है ना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज याद रखना, ठीक है, उपनिषद, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मुंडक उपनिषद जो है इसी के अंदर हमारे सत्यमेव जयते ये वाली चीज कही गई है। और जाबली उपनिषद, इसके अंदर वो 4 आश्रम के बारे में बात की गई जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये जाबली, ये जाबला उपनिषद इसके बारे में बात करता है। देखो बहुत छोटी छोटी बातें, बट एग्जाम के अंदर चीजें आ जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट थिंग्स, यहां पर याद रखिएगा। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहां तक, हाँ जी, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने बता दिया बेटा, हर ऋग्वेद का उपवेद है, ऋग्वेद के अंदर कौन से ब्राह्मण जुड़े, ऑलरेडी अपन ने इसके बारे में बात कर ली। ऋग्वेद से जुड़ा हुआ उपनिषद कौन सा है,
ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, ऐसे सबके हैं, हालांकि याद रखना नहीं है, बट इसको अपने नोट्स में जरूर रखना। आगे जाके आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करोगे, वहां पर ये चीजें काम आएगी आपकी, तो ठीक है नोट्स के फॉर्म में रखिएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट शब्द है कुछ, आप चाहो तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हालांकि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि वैदिक एरा के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द, जैसे गौरी, गौरी कहा जाता है भैंस को, गौरी बफेलो को कहा जाता था, याद रखना। इसके अलावा एक शब्द और यहां पर था, आपको याद हो तो मैंने बताया था, गविष्टि, गविष्टि इन दी सर्च ऑफ काउ, याद आ गया कि गाय की खोज में वॉर के लिए गविष्टि का यूज किया। निष्क हम लोगों ने बात करी थी, निष्क क्या होता है, गोल्ड की ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो देखो बहुत सारी चीजें, जैसे एक शब्द का यूज किया जाता है गोधुली वेला, पत्रिका के अंदर देखा गोधुली वेला से लेकर तब तक, गोधुली का मतलब क्या है, टाइम के लिए मेजर किया जा रहा है, ठीक है, टाइम के लिए गोधुली शब्द का यहां पर यूज किया जा रहा है। दोहित्री, दोहित्री डॉटर को कहा जाता है, डॉटर, वन हु मिल्क्स काउ, गाय का दूध दुहने वाली दोहित्री। तो इस तरह के शब्दों का यूज किया जा रहा है, शब्द थोड़ा सा याद रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वैदिक एरा। वैदिक एरा को लेकर कोई डाउट अगर है तो बेटा आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अपन एक नई चीज स्टार्ट करने वाले। बट वैदिक एरा को लेकर कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिएगा। हाँ, सीधा जमीन को, बिल्कुल गोधुली बेला ना, मेरे मामा की शादी में जरूर जरूर लाना। हाँ भाई साहब, ठीक है, गोधुली बेला, सही बात है। आपने नोटिस किया कि आप कान में बाली पहनते नहीं, गाली तो बट सॉरी गाली, बाली तो मैं दोनों कान में पहनता हूँ, बट अभी ये कान क्या है, भर जाता है कई बार। जिन बच्चों ने बाली पहनी उनको पता होगा, जहाज पे अलाउ नहीं होता बाली वाली, वो वहां अलाउ नहीं होती, बट यहाँ अगर आप कर सकते हैं ना, क्या कई टाइम तक पहने नहीं थी तो भाई साहब भर गया था। बालियां पहनी जाती हैं, हमारे जितने भी गॉड्स हैं देखिए सारे बाली पहनते हैं। बाली पहनना केवल महिलाओं के लिए नहीं था, बाली पहनना बहुत अलग चीज दर्शाती है, वो मैं भी यहाँ पर बात नहीं कर सकता, बट राजस्थान के अंदर बाली पहनना एक तरीके से वो एक प्राइड का प्रतीक है बेसिकली, है ना, वो चीज यहाँ पर रहती। और एक संस्कार होता है कर्ण भेदन संस्कार, जो आपका बचपन में हुआ होगा, आपके भी कान भर गए हो तो ठीक है, बाकी कर्ण भेदन संस्कार किया जाता है। तो संस्कार क्यों किया जाता है, दैट इज अ रीजन, और वो साइंटिफिक रीजन है। जब आपके कान भेदे जाते हैं तो उसका कनेक्शन आपके माइंड से होता है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, सही है। आगे बढ़े बच्चा, कट ऑफ 290 से। वैदिक एरा का डिक्लाइन नहीं होता बेटा, डिक्लाइन क्यों हुआ अब अपन आगे बात करेंगे कि वैदिक एरा का डिक्लाइन क्यों हुआ। क्योंकि वैदिक एरा की प्रॉब्लम्स बताओ मुझे, अगर मैं आपसे 5 प्रॉब्लम्स पूछूं वैदिक एरा के अंदर, कि लेटर वैदिक एरा के अंदर जो सबसे बड़ी 5 समस्या है वो क्या है, 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ऑफ लेटर वैदिक एरा की मुझे क्या बताओगे, बताओ मुझे, मैं बताऊंगा फिर, और उसके बाद अपन बात करेंगे इन 5 समस्याओं के कारण ही क्या हो रहा है कि नए नए धर्मों का उदय होना शुरू हो जाता है। जैनिज्म, बौद्धिज्म, इन सब का उदय पढ़ेंगे अपन, हाँ पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। 5 प्रॉब्लम्स क्या है वैदिक एरा के अंदर बेटा, एसएसबी जल्दी लगा दूंगा मैं, डोंट वरी, मैं ही पढ़ाऊंगा एसएसबी, तुमको चिंता मत करो, अपन पढ़ेंगे एसएसबी, है ना, बिल्कुल चिंता मत करना, थोड़ा सा समय दे दो मुझे, अभी आपके साथ भी काफी समय मेरे को बिताना। देखो पहली जो समस्या यहां पर आती है दैट इज द कास्टिज्म, जातिवाद, कास्टिज्म यहां पर आ गया, बिल्कुल सही बात है, वर्ण सिस्टम पहली समस्या। दूसरी समस्या के बारे में अगर बात करें तो वो समस्या कहती है महिलाओं का स्टेटस, है ना, महिलाओं का स्टेटस जो है कैसा हो गया बेटा, डिक्लाइन होता जा रहा है। तीसरी समस्या क्या है बताओ मुझे, 2 समस्याएं तो बता दी आपने, तीसरी समस्या यहां पर क्या है, टैक्सेशन आ चुका, बिल्कुल, टैक्स जो है वो कंपलसरी कर दिया, टैक्सेशन जो है वो कंपलसरी कर दिया। चौथी समस्या, चौथी समस्या क्या है, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कंपलसरी हो चुका है, हर चीज के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। अच्छा ये काम करना है तो भैया इतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये चीज हो रही है। और 5वीं समस्या आखिरी, टैक्सेशन तो लिख लिया बच्चा मैंने, बली कंपलसरी कर दी है। और क्या समस्या है, लैंड सैक्रिफाइस हो गया, किंग, हाँ हो गया बच्चा है। और क्या है समस्या, बताओ थोड़ा सा, वॉर फॉर लैंड, समस्या बेटा, प्रॉब्लम क्या है, दे आर नॉट प्रॉब्लम, रिजिड, रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब कठोर, कि केवल ये काम तो केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, ये काम केवल क्षत्रिय करेगा, ये काम केवल वैश्य का, ये काम केवल शूद्र का। अब देखो जब ये सारी चीजें समाज में स्टार्ट होना शुरू हो जाती है तो समाज में क्या होगा, समाज में नए वर्गों का उदय होना शुरू हो जाता है। अब देखो सेक्रीफाइस बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है कि साहब अगर ये करना है तो इतना करना ही पड़ेगा, अगर ये करना है तो इतनी गाय दान देनी पड़ेगी, अगर ये करना है तो इतने लोगों का भोज करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, अब इसको सही गलत मैं नहीं बोलूंगा, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए,
मृत्यु भोज, मृत्यु भोज की मरने के बाद आपको पूरे गांव को भोजन करवाना पड़ता है। शहरों में ये नहीं होता है, शहर में अभी नहीं होता ना मृत्यु भोज, होता है शहरों में। शहरों में क्या होता है, आसपास के लोग ही आगे भोजन कर लिया हो गया। हमारे गांव में ऐसा नहीं होता बेटा। गांव में मृत्यु भोज का मतलब क्या होता है पता है, आसपास के गांव के भी लोग आ जाते हैं कई बार, और मरने के बाद शादी में जितने लोग आते हैं ना उससे ज्यादा मृत्यु भोज के अंदर लोग आ जाते हैं। हिसाब चलो भाई पंगत है, जीमड़े चलना है कटे जा रही है तो बड़ा जीमड़े चलना है, ये चीज होती है वहां पे, है ना, पंगत जीमड़े चल रहे हैं, ये चीज हो रही है यहाँ पे। तो ये चीजें रिचुअल्स इतने ज्यादा है कि जो समाज के अंदर कुछ लोग हैं वो उसका विरोध करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। अरे यार है कि नहीं करते हैं, ये विरोध करना शुरू करेंगे, नुक्ता भी बोलते हैं अपने अपने यहाँ पे, वही चीज है कि नहीं। अब तो विरोध करना शुरू क्यों करा, विरोध कौन कर रहा है पता है, विरोध करना शुरू करेंगे यहाँ पर, सबसे बड़ा विरोध कौन कर रहे हैं आप देखेंगे, वैश्य और शूद्र विरोध करेंगे। वैश्य बोल रहे हैं बिकॉज देखो सीधी बात है, अगर मैं समाज के 4 वर्णों के बारे में बात करूं, सबसे ऊपर है ब्राह्मण, फिर है क्षत्रिय, फिर है कौन, फिर है आपके वैश्य, और इसके बाद है शूद्र। अब सीधी बात है, टैक्स कौन देगा इनमें से, देखो टैक्स कौन दे रहा है यहाँ पर, ब्राह्मण टैक्स देंगे क्या, नहीं ब्राह्मण टैक्स नहीं देते, ब्राह्मण टैक्स नहीं देंगे, याद रखना ब्राह्मण टैक्स नहीं देते। ब्राह्मण टैक्स देंगे नहीं सब, ब्राह्मण टैक्स नहीं देंगे। क्षत्रिय टैक्स देगा क्या, नहीं क्षत्रिय भी टैक्स नहीं देते, क्षत्रिय भी टैक्स नहीं देंगे, क्यों, बिकॉज ये तो राज कर रहे हैं। टैक्स केवल वैश्य और शूद्र दे रहे हैं, याद रखना टैक्स केवल ये दोनों देते हैं, पहली चीज है। अब ये जो दोनों जातियां हैं कहती कि साहब के टैक्स भी हम ही देते हैं, समाज की इकोनॉमी को हमने ही संभाल के रखा है, पर समाज में प्रतिष्ठा किसकी है, ब्राह्मण की है और क्षत्रिय की। टैक्सेशन हम दे रहे हैं, पैसा सारा सब खर्चा हम कर रहे हैं, पर समाज में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है, वो है ब्राह्मण। क्षत्रिय को भी समस्या, क्षत्रिय बोल रहा है कि यार मैं लोगों को बचा रहा हूं, मैं रक्षा करता हूं, मैं युद्ध लड़ता हूं, पर समाज में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, ब्राह्मण का है। ब्राह्मण इतना पावरफुल है कि ब्राह्मण के कहने पर राजा बदल दिए जाते, इतना पावरफुल ब्राह्मण है उस टाइम पर। तो ब्राह्मण्स जो है उनका पावर इतना ज्यादा है कि राजाओं को बदल दिया जाता केवल उनके कहने पर, दैट मच पावरफुल दे आर। अब इसके कारण क्या है कि समाज में जो दूसरे वर्ग हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनको समस्याएं शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, अपन जैनिज्म के बारे में बात करें, बौद्धिज्म के बारे में बात करें, अपन महावीर स्वामी के बारे में बात करें, गौतम बुद्ध के बारे में बात करें, दोनों क्षत्रिय हैं, पता है आपको, दोनों क्षत्रिय हैं, हाँ दोनों क्षत्रिय हैं। और इसी कारण से क्या है कि समाज में लोग खफा हैं, कह रहे ये चीजें हो रही साहब। और इसी कारण से क्या है कि हमारे पूरे भारत के अंदर कई सारे नए संप्रदायों का, कई सारे नए धर्मों का उदय होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें बौद्धिज्म, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें जैनिज्म, कई सारे संप्रदायों का उदय भारत के अंदर होना शुरू हो जाता है, हो रहा है, हाँ होना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से भारत में एक नया रिलीजियस मूवमेंट चलता है जो कि ब्राह्मणिज्म का विरोध कर रहा है, सेक्रीफाइस का विरोध कर रहा है, जो कह रहा है नहीं साहब ये गलत है, ये सेक्रीफाइस करना गलत है, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। कास्टिज्म का विरोध कर रहा है, जातिवाद का विरोध किया जा रहा है। और इसी कारण से देश में 2 नए संप्रदाय का जन्म होता है, जिसमें हम 2 संप्रदायों के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे पहला आपका बात की जाए दैट इज बुद्धिज्म, और दूसरा यहां पर हम बात करें ये है जैनिज्म। ये हो रहा है सब, हाँ हो रहा है सब, बिकॉज क्या सेक्रीफाइस बढ़ते जा रहे, केवल ब्राह्मण से काम कर रहे हैं। तो हमारे समाज में बौद्धिज्म और जैनिज्म की शुरुआत इसी एरा से होना शुरू हो जाती है। अब ये जो रिलीजन है इन्हें कहा जाएगा श्रमिक रिलीजन। ये जो छोटे छोटे धर्म आना शुरू होते हैं, छोटे छोटे संप्रदाय जो भारत के अंदर आना शुरू होते हैं, इन्हें कहा जाएगा श्रमिक रिलीजन। और क्यों कहा जा रहा है, देखो इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज यहां पर 2 लोग हैं, गृहपति और ये सेठी। ये किससे कहा जाता है पता है, गृहपति और सेठी, ये वैश्य को कहा जाएगा, जो कि अमीर है, रिच पर्सन को कहा जाता है गृहपति, सेठ, सेठी, ये कहा जा रहा है। अब ये जो लोग हैं कह रहे हैं कि यार पैसा समाज के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा, ट्रेड हम करते, पैसा हमारे पास बहुत ज्यादा है, समाज को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हम ही फायदा पहुंचा रहे, बट समाज में सम्मान किसका है, ब्राह्मण्स का है। और इसी कारण से ये ब्राह्मणिज्म का विरोध करेंगे और समाज में कई सारे नए धर्मों का उदय होना शुरू हो जाता है। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ जाए, आ गया सर, समोसा खाने आ जाओ, समोसा खाने आ जाओ, नहीं आया समोसा समोसा नहीं खाता भाई मैं, मतलब बहुत टाइम से नहीं खाया, समोसा नहीं खाता। घर पे बनाओ तो बात अलग है, बाकी बाहर का मुश्किल होता है यार बच्चा, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि रिजिड हूं, बट ठीक है कई बार हो जाता है, बट तुम्हारे साथ तो खा लेंगे भाई, क्यों नहीं खाएंगे। चलिए आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। एंड क्लास करें नहीं, अभी नहीं बच्चा, बचा है अभी थोड़ा सा। अब देखो क्या है कि बौद्धिज्म और जैनिज्म के अलावा भी कई सारे धर्म हैं और इन संप्रदायों से सवाल पूछे गए। तो आज अपन बौद्धिज्म जैनिज्म को स्टार्ट नहीं करने वाले, भी नहीं कि मैं बौद्धिज्म जैनिज्म पढ़ाना शुरू कर दूंगा, आज नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे, बट आज नहीं करना है। बौद्धिज्म जैनिज्म के अलावा भी कई सारे संप्रदाय हैं। किसी ने आजीविक संप्रदाय के बारे में सुना है?
आजीविका। किसी ने चार्वाक संप्रदाय के बारे में सुना है? अपन उसके बारे में बात करेंगे। आज अपन आजीवक के बारे में बात करेंगे, चार्वाक के बारे में बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग फिलोसॉफीज हैं, और ये फिलोसॉफीज है, ये धर्म अपनी एक अलग फिलोसॉफी लेकर आते हैं। अभी फिलोसॉफी याद रखना, आजीविका की फिलोसॉफी भी कोई नहीं अपनाएगा, और चारवाक की फिलोसॉफी भी कोई नहीं अपनाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? कोई नहीं अपनाएगा। बौद्धिज्म से इस बार सवाल आया था बच्चा, आया इस बार सवाल, आसान सवाल था पर आया था बौद्धिज्म से सवाल। अब देखो, अपन सबसे पहले जिस फिलोसॉफी के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज दी चारवाक फिलोसॉफी। सुना है किसी ने चारवाक फिलोसॉफी के बारे में? सुना है किसी ने चारवाक फिलोसॉफी के बारे में? किसने सुना चारवाक फिलोसॉफी के बारे में? चारवाक फिलोसॉफी ये संप्रदाय है, एक पूरा नया संप्रदाय, पूरा धर्म की तरह भारत के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। इसे चारवाक कहा जाएगा। क्या कहा जा रहा है इसे? चार्वका। नोट कीजिएगा, इसे चारवाक, चार्वका, इस फिलोसॉफी को चार्वका कहा जाता है। इस फिलोसॉफी के बारे में मैं बताऊं उससे पहले मैं अपने सारे फ्रेंड्स को एक चीज कहना शुरू करूंगा और एक चीज बोलूंगा, इस फिलोसॉफी को मेरा एक भी बच्चा फॉलो नहीं करेगा। पहले वादा करो कि सर फॉलो नहीं करेंगे, पहले सब प्रॉमिस करो कि हाँ सर हम फॉलो नहीं करेंगे। एक नया धर्म है, एक नई फिलोसॉफी है, पर मैं अपने सारे बच्चों से जवाब चाहता हूं कि कोई इस फिलोसॉफी को फॉलो नहीं करेगा। कोई भी मेरा बच्चा इस फिलोसॉफी को फॉलो नहीं करेगा। पहले मेरे को प्रॉमिस करो कि सर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, प्लीज बोलो। बोलो पहले, बोलो भाई साहब, पक्का प्रॉमिस? हाँ सब करो प्रॉमिस, फिर बताऊंगा यार, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर आपने पढ़ा है, हम फिलोसॉफी को फॉलो कर लेंगे। प्रॉमिस करो, ठीक हो? देखो प्रॉमिस कर रहे हो, चलो भाई प्रॉमिस कर दिया। अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। चारवाक फिलोसॉफी के बारे में एक सवाल मैं हमेशा एक लाइन से इसको डिस्क्राइब करता हूं। इस फिलोसॉफी को लोकायता भी कहा जाता है, और इसके लिए केवल एक लाइन है, कल दे दूंगा। क्या? कल, ये पैसा दे दूंगा, यहां पर लिख दो कल पैसा दे दूंगा। एक लाइन जब इस फिलोसॉफी ये दिमाग में तुम्हारे आती, याद रखना, कल पैसा दे दूंगा, कल पैसा दे दूंगा। पता है फिलोसॉफी क्या कहती है? ध्यान से मेरी बात को सुनना है। फिलोसॉफी है क्या? ये फिलोसॉफी कहती है भाई साहब कि जीवन जो है वो एंजॉय करने के लिए मिला है। लाइफ इज मेड फॉर फन एंड एडवेंचर। बोले जीवन इसके लिए थोड़ी मिला है कि तुम सन्यास लो, तुम अपने शरीर को तकलीफ दो, तुम काम करो, मेहनत करो, पैसा कमा। नहीं बोले, हाँ जीवन मिला है एंजॉय करने के लिए। लाइफ इज फॉर द एंजॉय, जीवन को एंजॉय करो। अब एंजॉय कैसे करें? बोले पैसा तो है नहीं। बोले पैसा वैसे ही चिंता नहीं करना है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम अपने पड़ोसी से उधार मांगो। मतलब ये कि फिलोसॉफी कहती है भैया, मैं मान लो मैं चारवाक फिलोसॉफी को फॉलो कर दूं, प्रथमेश सर चारवाक फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं, मतलब मैं बोलूंगा भैया काहे के लिए शरीर को कष्ट देना, काहे के लिए शरीर को कष्ट मैं दूंगा? भैया मैं शरीर को कष्ट वष्ट नहीं देने वाला, मैं लाइफ को एंजॉय करूंगा। मेरे को कुछ नहीं करना, मैं लाइफ को बहुत बढ़िया एंजॉय करना। लाइफ कोई पढ़ने लिखने के लिए थोड़ी ना है कि पढ़ाई करूं, रात को पढ़ाता रहूं, एसएसबी के लिए तैयारी करूं, मेहनत करूं। बोले नहीं, मैं जीवन एंजॉय करूंगा। अब एंजॉय करने के लिए चाहिए पैसा। बोले पैसे की दिक्कत नहीं, पैसे के लिए क्या करना है? प्रथमेश सर इस फिलोसॉफी को फॉलो करेंगे। बोले पैसा चाहिए? बोले राहुल सर से उधार मांग लो। राहुल सर से मैंने उधार मांगेंगे, सर एंजॉय करना है यार, दो 5 लाख रुपए। राहुल सर ने बोला ले लो सर। अब राहुल सर के 5 लाख से प्रथमेश सर कर रहे एंजॉय। अब राहुल सर आए पैसे मांगने, सर पैसे दे दो। तो मैं राहुल सर को क्या बोलूंगा? अरे आप आसिम सर से मांग लो पैसे। राहुल सर आसिम सर से पैसे मांगेंगे 5 लाख। अब राहुल सर उस 5 लाख से एंजॉय कर रहे हैं। अब आसिम सर राहुल सर के पास आए, बोले भाई पैसा वैसा दे दो, क्या है? बोले अरे राहुल सर बोलेंगे अरे आसिम सर क्या दिक्कत है? अरे आप दानिश सर से मांग लो। दानिश सर से मांग लिया आसिम सर ने। अब दानिश सर से आसिम सर ने मांग लिया। अब दानिश सर आसिम सर बोले भैया पैसा दो हमारे। आसिम सर क्या बोलेंगे? अरे क्या दिक्कत है भैया, जाके सौम्या मैम से मांग लो। और सौम्या मैम से 5 लाख रुपए मांग लिए। इसमें फिलोसॉफी में ये कि भैया जीवन एंजॉय करना है तो पैसे क्या है? उधार मांग लो। और इसके लिए पता है इस पूरी फिलोसॉफी को बताने के लिए एक बहुत अच्छा यहां पर श्लोक भी है। जीवन तिष्ठति पुरुष सुखेन जीवतु ऋणेन धावन अपीत घृत खादंतु। बोले कोई दिक्कत नहीं है, उधार लो, घी पियो। क्या लिखा है इसमें पता है तुमको? जीवन का मकसद है कि अपने शरीर को बढ़िया बनाओ, लाइफ को एंजॉय करो, और पैसे का लोड नहीं लेना, ऋण ले लो, उधार ले लो और घी पियो। उधार लियो, घी पियो, दैट इज द फिलोसॉफी। ये फिलोसॉफी है। आई बात समझ में? इसलिए मैंने क्या बोला, इस फिलोसॉफी को फॉलो नहीं करना। समझ में आया मैंने क्यों बोला था इस फिलोसॉफी को फॉलो नहीं करना? समझ में आ गया? दैट इज द चारवाक फिलोसॉफी की साहब हैप्पी रहो जीवन में, लोड नहीं लेना। पैसा बोले उधार ले लो, क्या दिक्कत है? उधार लेंगे करेंगे तो ये दैट इज द रीजन। मैंने पहले ही कहा इस फिलोसॉफी को मेरा कोई भी बच्चा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है? इन्हें लोकायता भी कहा जाता था, याद रखिएगा। ये बोलते हैं, ये पूरी बात करते हैं मटेरियलिज्म की। बोले जीवन में कुछ नहीं है, बोले जो है जीवन यही है, मरने के बाद बोले स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, तो बहाने बना दिए।
लोगों ने मरने के बाद स्वर्ग नर के बहाने बना दिए, बोले कुछ नहीं, स्वर्ग नर कुछ नहीं होता, लाइफ मिली भरपूर एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा लो उधार लो एंजॉय करो, मटेरियलिज्म की कार खरीदो मोबाइल खरीदो, दैट इज द थिंग। इसको फॉलो मत करना मेरे भाई लोग, पहले ही मैं क्लियर कर रहा हूं। दूसरी बात, इसमें दो तीन चीजें अच्छी भी हैं बट अभी तुमको समझ में नहीं आएगी वो, उसके लिए अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी कम है। जब तुम थोड़ी फिलोसफी जान जाओगे तो मैं बता दूंगा, बट अभी उम्र थोड़ी सी कम है तुम्हारी जानने के लिए, बताऊंगा मैं इसके बारे में दो तीन चीजें, बट अभी तुम्हारी उम्र कम है। इसमें याद क्या रखना है, देखो याद ये नहीं रखना, याद रखना है इसके फाउंडर है बृहस्पति, फाउंडर का नाम याद रखना, और किताब है बृहस्पति सूत्रा, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि भैया इंजॉइंग प्लेजर, जीवन को एंजॉय करो, अवॉइडिंग द पेन, दुख से दूर रहो, लाइफ को एंजॉय करो। पढ़ाई कर रहे हो, दुख हो रहा है, हाथ पांव दुख रहे, और जाके सो जाओ। सोने में दुख हो रहा है, खाना खाना शुरू कर दो, खाते खाते जब तक पेट दुखने ना लगे तब तक खाते रहो। भूख लग रही है, खाना खा लो, पैसा चाहिए उधार मांग लो, दैट इज अ थिंग। आई बात समझ में क्लियर हो गया? अब समझ में आया मैंने क्यों बोला इस फिलोसफी को फॉलो नहीं करना है, यहां तक समझ में आ गया? चार वाक फिलोसफी क्लियर होगी सबकी बच्चा? प्लीज कंफर्म कर दो, डाउट समस्या तो नहीं है? फॉलो मत कर लेना रे ओ, ठीक है? फॉलो मत कर लेना, पहले ही बोल दूं मैं। फॉलो मत करना, क्लियर है? फॉलो नहीं करोगे ना? नहीं करना है, इसलिए मैंने बोला था कि इस फिलोसफी को केवल सुनना, फॉलो मत करना। गॉट माय पॉइंट बच्चा? समझ में आ गया? आज के लिए इतना काफी है, ठीक है? वो देखो वो मेरे से ही पैसे मांग रहा है, देखो उसको, क्या बोल रहा सर आप उधार दे दो। वाह बेटा मेरे से शुरुआत करोगे फिलोसफी की, वाह। चलो क्लियर हो गया? देखो 1 लाख मांगो सर, 1 लाख रुपए दे दो ना, प्रॉमिस दे दूंगा। वाह वाह बेटा वाह बहुत बढ़िया कर रहे, बहुत अच्छी चीजें करी तुमने, ठीक है? यार सच में मेरी स्टूडेंट हो तुम, सच सीरियसली। चलो ठीक है बेटा, बाकी सब ठीक है, चलो ध्यान रखो अपना, अभी गर्मी बढ़ रही है, पानी वानी पीते रहना, मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा वायरल फैल रहा है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना अपना। और बाहर का खाना अब थोड़ा अवॉइड कर दो, गर्मी में इशू होते हैं। और थोड़ा भाई साहब हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करो, पानी पीते रहो, मैंने बताया था ना अलार्म क्लॉक के बारे में, वाटर क्लॉकिंग स्टार्ट कर दो, वाटर के लिए पानी हर 1 घंटे का अलार्म लगाओ, पानी वानी पीना स्टार्ट कर दो। क्लियर है बच्चा? डाउट? हाँ क्या डाउट है, मेरे को डाउट पूछ लेना। अच्छा इसमें डाउट देखो, एक बार डाउट देख लेता हूँ भैया इसके अंदर, कॉमन डाउट अगर तुम्हारा कोई दिख रहा है तो ज्वाइन दो आए भाई साहब, ज्वाइन वन की बात कर। हाँ बेटा था, राजा इन्वॉल्व था, यस राजा इन्वॉल्व था, निष्ठा एग्रीकल्चर के अंदर राजा इन्वॉल्व था। सर व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द लेटर वैदिक एरा? लेटर वैदिक एरिया का टाइम पीरियड जो है बेटा 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का है, ठीक है? कुछ लोग इसको 500 मानते हैं, बट अपन 600 मान के चलेंगे कि 1000 से 600 बीसी तक का टाइम था। वैश्य जो है बेटा बनियों को कहा जाता है, जो मर्चेंट्स जो व्यापारी हैं, जिनको आप बनिया भी बोलते हैं, उनको वैश्य कहा जाता है। अभी समझ में आ गया? लैंड के लिए देखो, राजा के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं, तो राजा क्या करता है, अपने आसपास के लोगों को बुला लेगा कि भैया आज इस जमीन पे कब्जा करना है, तो जो आसपास के लोग हैं बच्चा, इसके परिवार के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो राजा के साथ फिर लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व होते थे। बिल्कुल ये चीज जैसा कि अर्ली के अंदर होता है ना? तो बहुत सारे कॉमन डाउट्स यहाँ पर है बेटा। स्वास्थ्य का इसका तो आंसर मेरे को भी नहीं पता, ओके, बट अपन करेंगे। विच यज्ञ फॉर सर्चिंग फॉर काउ? नहीं बेटा, ये गाय, गाय की सर्च करने के लिए यज्ञ वज्ञ नहीं करने की जरूरत है, या गाय की सर्चिंग करने के लिए यज्ञ करने की जरूरत नहीं। हंसिका क्या बोल रही सर, वाजपेयी यज्ञ क्या होता है? बताया था मैंने वाजपेयी यज्ञ के बारे में, याद करो। वाजपेयी यज्ञ किसी स्पेसिफिक चीज को मांगने के लिए किया जा रहा है, कि कोई स्पेसिफिक चीज आपको करनी है, जैसे पुत्र की प्राप्ति करनी है, कि मेरे को बेटा हो जाए, या मेरे को ये लड़ाई जीतनी है, या मुझे ये चीज करना है, स्पेसिफिक चीज की प्राप्ति के लिए इस यज्ञ को किया जाता था। चलिए ठीक है बेटा, अब अपन स्टार्ट सेशन को एंड करते हैं। और एसएसबी जल्दी स्टार्ट करूंगा मैं, अभी ये तो नहीं बोलूंगा कि कल से स्टार्ट कर दूंगा, बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। संडे को क्लासेस होगी आपकी, जब भी होगी मैं आपको बता दूंगा बच्चा, ठीक है? चलो ध्यान रखो अपना, मेहनत करते रहो, और अगेन प्रॉमिस मेरे से लो कि मैं प्रॉमिस दो मुझे, ये 4 वाक फिलोसफी को फॉलो नहीं करोगे, इसको केवल सुन के निकाल दोगे, ठीक है बच्चा? चलो नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं अपन, तब तक ध्यान रखो अपना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।